ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैट्स। बेटा स्टैट्स चैप्टर जो है ये 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है भी 100% 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला है। अब स्टैट्स में ना हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पूरा चैप्टर ये टॉपिक्स में डिवाइड है, तो आप एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक छोटा छोटा सीखते जाओ, चैप्टर अपने आप फिनिश हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो बेटा सबसे पहले हम स्टैट्स को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक है बेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैट, ठीक है ना, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और एक है इसके साथ इन्फरेंशियल स्टैट्स। ठीक है, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और एक है आपका इन्फरेंशियल स्टैट्स। बेटा आपने ना स्टैट्स क्लास 11th में भी पढ़ा है, इवन क्लास 10th में भी पढ़ा है, मीन मोड मीडियन वगैरह सब पढ़ा है आपने। तो अगर आपके पास में डेटा है, अगर आप उस डेटा पे सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो, आप डेटा का मीन फाइंड कर रहे हो, आप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हो, आप डेटा का वेरिएंस फाइंड कर रहे हो, कोरिलेशन फाइंड कर रहे हो, रैंक फाइंड कर रहे हो, रेंज फाइंड कर रहे हो, डेविएशंस फाइंड कर रहे हो, तो जो अभी तक आपने पढ़ा है ना वो सब आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पढ़ा है। कैलकुलेशंस मेड ऑन द गिवन डेटा आता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट में आपने मीन फाइंड करना देखा हुआ है बेटा, मोड फाइंड करना पड़ा हुआ है, मीडियन फाइंड करना पड़ा हुआ है, वेरिएंस फाइंड करना पड़ा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना सीखा हुआ है आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना सीखा हुआ है आपने। अभी मैंने बोला था कोरिलेशन फाइंड करना सीखा हुआ है आपने। ठीक है ना, कोवेरिएंस फाइंड करना आपने सीखा हुआ है। ठीक है ना, आपने गिवन डेटा का रैंक फाइंड करना सीखा हुआ है, आपने गिवन डेटा का परसेंटाइल फाइंड करना सीखा हुआ है, ये सब आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। आपने गिवन डेटा का क्वार्टाइल फाइंड करना सीखा हुआ है। ये जितनी भी अलग अलग तरीकों की कैलकुलेशन आपने सीखी है, ये सब की सब है डिस्क्रिप्टिव स्टैट। ठीक है, ये सब चीजें जो आपने पढ़ी हुई हैं ये सब का सब काउंट होता है बेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैट में। गिवन डेटा को सजाना, टेबल बनाना, गिवन डेटा का हिस्टोग्राम बनाना, उसको प्रेजेंट फुल डेटा में रेडी करना, प्रेजेंट फुल डेटा में रेडी करने के बाद में उनका मीन फाइंड कर लेना, मोड फाइंड कर लेना, रैंक फाइंड कर लेना, ये सब कैलकुलेशन कर लेना। तो ये सब चीजें डिस्क्रिप्टिव स्टैट में होती हैं। तो हमें अब क्या पढ़ना है? हमें बेटा अब डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का यूज करके, ये जो आपने यहाँ पे सीखा हुआ है इनका यूज करके, इन्फ्रेंशियल्स का मतलब होता है स्टेटमेंट्स बनाना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मेक कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालना, रिजल्ट निकालना गिवन डेटा का। ठीक है ना, मेक कंक्लूजन, इन्फ्रेंशियल का मतलब कंक्लूजन बनाना, कोई स्टेटमेंट बोलना, किसी गिवन डेटा के बारे में कुछ बोलना। ठीक है, यूजिंग द डेटा इज नोन एज द इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ठीक है, गिवन डेटा आपके पास होगा, गिवन डेटा पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन के बेसिस पे एक स्टेटमेंट कंक्लूड करेंगे। तो जो वो स्टेटमेंट कंक्लूड आप करोगे, जो एस्टीमेट आप करोगे, जो भी स्टेटमेंट आप बोलोगे, वो स्टेटमेंट कैसा भी हो, वो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में काउंट होता है। तो हमें कंक्लूजन्स बनाने हैं, हमें अब रिजल्ट बनाने हैं, तो डेट इज नोन एज द इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ठीक है बेटा, अब जब हम डेटा बनाएंगे, कंक्लूजन्स बनाएंगे, तो पॉइंट नंबर 2 में आपको सीखना है सैंपल क्या होता है और इसके साथ में पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है जी, सैंपल क्या है और पॉपुलेशन क्या है। ठीक है बेटा, देखो दोनों ही ना डेटा होते हैं। ठीक है, सैंपल भी डेटा है, पॉपुलेशन भी डेटा है। बिगर डेटा का स्मॉलर पोर्शन सैंपल होता है, बहुत बड़े डेटा का छोटा सा पोर्शन सैंपल होता है। ठीक है, तो स्मॉलर पोर्शन, ठीक है ना, छोटा सा हिस्सा, स्मॉलर पोर्शन ऑफ अ बिग डेटा। ठीक है, किसी बड़े डेटा का, ऑफ अ बिग डेटा का स्मॉलर पोर्शन जो होता है वो सैंपल होता है बेटा। ठीक है, वो सैंपल होता है, और बिग डेटा पॉपुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहते हैं बेटा, सब लोग है ना, हम सब लोग इंडियन है, इंडिया में रहते हैं। तो बेटा जो इंडिया है,
बिग डेटा है, दिस इज पॉपुलेशन। ठीक है, मैं इंडिया में दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली सैंपल हो गया। ठीक है, अगर दिल्ली और इंडिया कोई देखेंगे तो इंडिया बड़ा है, दिल्ली जो है वो इंडिया का हिस्सा है, तो दिल्ली सैंपल है और इंडिया पॉपुलेशन है। सिंपल सी बात है। सेम टाइम पर बेटा दिल्ली जो है, ठीक है, दिल्ली जो है ये पॉपुलेशन हो सकता है। ठीक है, दिल्ली पॉपुलेशन है। दिल्ली में आप लोग अगले साल आओगे तो नॉर्थ कैंपस जहाँ पर एडमिशन लोगे, नॉर्थ कैंपस में वो वाला एरिया मुखर्जी नगर पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ कैंपस का जो एरिया है मेन वो मुखर्जी नगर है, तो अगले साल आप मुखर्जी नगर पढ़ने आओगे। तो दिल्ली पॉपुलेशन हो गया, दिल्ली में मुखर्जी नगर एरिया है जहाँ पे नॉर्थ कैंपस जिसको बोला जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज हैं, वो आपके लिए सैंपल हो गए। ठीक है, वो इसके लिए सैंपल हो गए। ठीक है, आपका स्कूल, आपके स्कूल में जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो पॉपुलेशन है। ठीक है ना, वो सब पॉपुलेशन है। आपकी स्कूल में आपकी क्लास, क्लास 12th, ठीक है ना, स्कूल की सिर्फ क्लास 12th आप लोग सैंपल हो गए। ठीक है ना, सैंपल हो गए। तो सैंपल और पॉपुलेशन, किसी भी बड़े डेटा का छोटे से हिस्से की बात करोगे तो वो सैंपल है। 3 एग्जाम्पल काफी है, समझ जाओगे, क्या कहते हो? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आपकी क्लास पॉपुलेशन बन जाए, क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे पॉपुलेशन हो जाएं। ठीक है ना, और क्लास 12th में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनको अगर आप स्ट्रीम वाइज डिवाइड कर दोगे या फिर जिनके पास अप्लाइड मैथ्स है उनको डिवाइड कर दोगे, तो अप्लाइड मैथ्स स्टूडेंट, ठीक है ना, अप्लाइड मैथ्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, तो क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चों के पास ही अप्लाइड मैथ्स है, आप खाली इन बच्चों की बात करोगे तो ये फिर सैंपल हो गए। ठीक है ना, ये सैंपल हो गए। तो डिपेंड करेगा कि डेटा कैसा है। ठीक है ना, डेटा कैसा है। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, बड़ा इंडिया है वो पॉपुलेशन है। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, दिल्ली बड़ी है वो पॉपुलेशन है। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, स्कूल बड़ा है वो पॉपुलेशन है। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, ये क्लास 12th बड़ा है वो पॉपुलेशन है। अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स एक टाइम पे पॉपुलेशन हो सकते हैं, उस पॉपुलेशन में सिर्फ आपकी बात होगी, तो आप उस डेटा का छोटा सा हिस्सा हो तो आप सैंपल हो जाओगे, अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट पॉपुलेशन हो जाएंगे। तो ये बात समझ आ गई? यस और नो, बताइए। ठीक है, तो अब अपने इस इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की डेफिनेशन को ठीक करते हैं। हम यहाँ पे बेटा कंक्लूजन बनाएंगे। कंक्लूजन किसके बारे में बनाएंगे? पॉपुलेशन के बारे में बनाएंगे। ठीक है ना, हम किसी भी डेटा को स्टडी करना है तो आप पूरी दिल्ली की स्टडी नहीं कर सकते। आप मुखर्जी नगर एरिया में जो 2-4 बड़े बड़े कॉलेज हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। उनकी स्टडी करके आप कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक 5 पर है। सिर्फ उन 4 कॉलेज के बिहाफ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं लेकिन आप खाली मुखर्जी नगर एरिया में आने वाले कॉलेज के बिहाफ पे कह रहे हैं कि हर बच्चे की प्लेसमेंट जो होती है वो बड़े बड़े बिग 4 में होती है और 20 लाख रुपीस पर एनम वो कमाते हैं। सिर्फ इन 4 कॉलेज के बेसिस पे आप कह रहे हैं, तो इन 4 कॉलेज के बेसिस पे यानी कि मुखर्जी नगर के बेसिस पे आप बोल रहे हैं, जो 4 कॉलेज मुखर्जी नगर में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं। ठीक है ना, आप बात पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक तरीके से पॉपुलेशन हो गई। तो आप कंक्लूजन पॉपुलेशन का बना रहे हैं यूजिंग दीज 4 कॉलेज, यूजिंग द सैंपल। तो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में क्या करते हैं? यूजिंग सैंपल कैलकुलेशन, या फिर ऐसे लिखेंगे यूजिंग कैलकुलेशन ऑफ सैंपल डेटा, सैंपल डेटा का कैलकुलेशन यूज करके, यूजिंग द कैलकुलेशन ऑफ सैंपल डेटा, मेकिंग कंक्लूजन्स मेकिंग कंक्लूजन्स, आप कंक्लूजन्स बनाते हैं अबाउट पॉपुलेशन डेटा। ठीक है, मेकिंग कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन डेटा इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ठीक है, इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं? ये इसका कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। ओके बेटा, ठीक है ना, सिंपल है एकदम। ओके एकदम। तो पॉइंट 1 डिस्क्रिप्टिव क्या है, इन्फ्रेंशियल क्या है, पॉइंट 2 सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर लेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा है यूजिंग कैलकुलेशन, तो बेटा सैंपल डेटा में क्या कैलकुलेट करना है? सैंपल डेटा का कौन सा कैलकुलेशन? तो एक तो मीन कैलकुलेट करोगे, एक वेरियांस कैलकुलेट करोगे,
ठीक है, एक एचडी कैलकुलेट करोगे और एक इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे। ये चार चीजें आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये चार चीजें आप बेटा कैलकुलेट करोगे। इन चार की हेल्प लेकर कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन बनाओगे। ठीक है, सिंपल। ओके, सो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, पॉइंट 1 पॉइंट 2 के बाद में पॉइंट 3। बेटा पॉइंट 3 है कि स्टैटिस्टिक क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या है और पैरामीटर क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या है और पैरामीटर क्या है, इसके बारे में हमें बात करनी है। देखो, चाहे स्टैटिस्टिक हो चाहे पैरामीटर हो, दोनों की दोनों बातें कैलकुलेशन के बारे में करते हैं। बेटा अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं सैंपल का, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी भी सैंपल के ऊपर, आपके पास में सैंपल है और सैंपल क्या है वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। तो अगर आप सैंपल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन को बेटा स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं पॉपुलेशन की, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा पॉपुलेशन की, तो उसको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, उसको पैरामीटर बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सैंपल मीन फाइंड किया, ठीक है, अगर आपने सैंपल मीन फाइंड किया तो वो स्टैटिस्टिक है। अगर आपने सैंपल वेरियांस फाइंड किया तो वो भी स्टैटिस्टिक है। अगर आपने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया वो भी स्टैटिस्टिक है। ठीक है, अगर आपने पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट किया तो वो पैरामीटर है। अगर आपने पॉपुलेशन वेरियांस फाइंड किया तो वो भी पैरामीटर है। अगर आपने पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया वो भी पैरामीटर है। तो कोई भी कैलकुलेशन अगर पॉपुलेशन की है वो पैरामीटर है, कोई भी कैलकुलेशन अगर सैंपल की है तो वो स्टैटिस्टिक है। ठीक है बेटा, सैंपल मीन भी स्टैटिस्टिक है, सैंपल वेरिएंस भी स्टैटिस्टिक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्टैटिस्टिक है। एग्जाम में एमसीक्यू आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिस्टिक या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामीटर। तो पैरामीटर वो है जो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आपका ये है, स्टैटिस्टिक क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। ठीक है भाई, सिंपल है। पॉइंट नंबर 4, स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के जो हमने ये 6 चीजें लिखी हैं, इनके सिंबल्स। तो सिंबल्स ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है जी, सिंबल्स ऑफ स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। ठीक है जी, सिंबल्स ऑफ स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। स्टैटिस्टिक के कुछ सिंबल होते हैं और पैरामीटर का कुछ सिंबल होता है। पहले तो आपको ध्यान रखना है बेटा, जो स्टैटिस्टिक है, ठीक है, जो हमारा स्टैटिस्टिक है ये न्यूमरिक लेटर से रिप्रेजेंट होता है, या फिर कह सकते हैं ठीक है, न्यूमरिक लेटर, न्यूमरिक लेटर से या फिर स्मॉल लेटर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जो पैरामीटर है ये ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैरामीटर जो है ये ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। अब कैसे वो देखें आप। ठीक है, पहले में हम नोट करें कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो सैंपल मीन है, ठीक है, एक तो सैंपल मीन है, एक सैंपल वेरियांस है, ठीक है ना, एक सैंपल वेरियांस है, एक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक पॉपुलेशन मीन है, ठीक है जी, एक पॉपुलेशन मीन है, एक पॉपुलेशन वेरियांस है, ठीक है जी, पॉपुलेशन वेरियांस है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये 6 हैं। तो बेटा जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन को डिनोट करेंगे स्मॉल एक्स बार से, ठीक है, स्मॉल एक्स बार। सैंपल वेरिएंस को स्मॉल एस पावर 2 से, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस, पॉपुलेशन मीन को म्यू से, पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, और पॉपुलेशन एचडी को सिर्फ सिग्मा से। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, आसान है। अब इनके साथ इनके फॉर्मूले भी लिख लो, या फॉर्मूला को बाद में बताएंगे, ये इसके सिंबल हो गए। ठीक है, ये इनके सिंबल्स हो गए कि वो ऐसे रिप्रेजेंट होंगे, ये ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, ओके। इसमें प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और एचडी मिक्स मत करना, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में जो आपने पढ़ा है कि मीन को म्यू लिखते हैं, एचडी को सिग्मा लिखते हैं,
वो इधर से मिक्स मत करना, ये अलग है वो अपना अलग है। उसकी बातें वहां पे खत्म हो गई, इसकी बातें यहाँ पे स्टार्ट हैं। इस चैप्टर का दायरा इतना, वो प्रोबेबिलिटी का उतना, दोनों को मिक्स नहीं करना हमें, ठीक है। देखो बेटा, सैंपल प्रोबेबिलिटी और पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी दोनों को फाइंड करने का तरीका एक ही है। सैंपल प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट कर दोगे, पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी को पी बार से, कैपिटल पी बार ऐसे करके, ठीक है। ओके, हो गया, ठीक है। और जब पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी है तो इस पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी को प्रोपोर्शन बोल दिया करते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का पहला लेटर पी के ऊपर बार लगा दिया, पी बार, ठीक है। वो तो सैंपल प्रोबेबिलिटी ही रहता है, यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी नहीं बोला जाता, पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो प्रोपोर्शन का मतलब पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी विच इज डिनोटेड बाय पी बार, ठीक है भाई। ओके, सिंपल है। ये है आपका बेटा पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है, अगर हम अपने पीछे एग्जाम्पल में चलें इधर, तो अगर हम इस वाले एग्जाम्पल पे भी आ जाएं कि पूरा स्कूल और क्लास 12th, बेटा अगर मुझे मेजर करना है कि पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है, ठीक है, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के एवरेज वेट कितना है, तो मैंने क्या करा, क्लास 12th के स्टूडेंट्स का वेट मेजर कर लिया, और जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स का वेट निकल के आया उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा इधर उधर करके पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में बात बोल दी, ठीक है। तो पूरे स्कूल यानी कि कंप्लीट पॉपुलेशन पे कैलकुलेशन करने में टाइम ज़्यादा लगता, तो हमने क्या करा, सैंपल क्लास 12th के बच्चों का सैंपल उठाया, उसमें 100-200 स्टूडेंट रहे होंगे, उनको फटाफट एक एक बच्चे को बुलाते गए, वेट मेजर करते गए और उसको क्लास में भेजते गए, सिंपल, फटाफट काम हो गया। ऐसा किया हमने। तो जब ऐसा किया तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पॉपुलेशन कैलकुलेशंस हैं इनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिजल्ट एक्यूरेट आएगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सैंपल की कैलकुलेशन करते हैं और एस्टिमेशन थ्योरी का यूज़ करके इन वैल्यू को यहाँ पर एस्टिमेट कर देते हैं। तो ये पॉपुलेशन की जितनी भी वैल्यू हैं ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एस्टिमेट करने के लिए आपको एस्टिमेशन थ्योरी का यूज करना पड़ता है भाई, ठीक है। आपको एस्टिमेशन थ्योरी का यूज करना पड़ता है, एस्टिमेशन थ्योरी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये कुछ फॉर्मूला देते हैं इनके, अब वो देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 पे आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 पे फॉर्मूलाज आपको देखने हैं। तो सैंपल मीन को जिसे आप x बार बोलते हैं, इसका फॉर्मूला समेशन x डिवाइड बाय n, ठीक है बेटा। सैंपल वेरियांस, ठीक है, सैंपल वेरियांस टोटल ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और इसको हम s पावर 2 बोलते हैं, राइट, दिस इज s पावर 2, दिस इज सैंपल वेरियांस, ठीक है। फिर सैंपल, ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दिस इज द बेटा s, इसको s से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, है ना। वेरियांस का रूट करते हैं तो hd होता है, वही इधर यहाँ पे लिख दिया हमने। अब एस्टिमेशन थ्योरी यहाँ से यहाँ आने के लिए कहती है सबसे पहले पॉपुलेशन मीन, ठीक है जी, पॉपुलेशन मीन, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करोगे, तो जो म्यू है बेटा एस्टिमेशन थ्योरी कहता है ये x बार के इक्वली माना जाएगा, डेट इज समेशन x डिवाइड बाय n। हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए। बेटा करा कुछ नहीं है, इस पे ऐसे रूट लगा दिया, सिंपल है ना, रूट लगा दिया, इस वैल्यू पे रूट लगा दिया हमने, और क्या किया, ये जो लिखा हुआ था इस पे ऐसे रूट कर दिया, ये वेरियांस है, ये एचडी है, ये वेरियांस है, ये एचडी है, सिंपल, आसान है एकदम। बेटा पॉपुलेशन वेरियांस, ठीक है ना, पॉपुलेशन वेरियांस जिसको आप सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज टोटल ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड में n माइनस 1, यहाँ पर n है वहां पर n माइनस 1, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन एचडी, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली सिग्मा, यानी कि रूट लगा देना है इस वाले आंसर पर, रूट टोटल ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर
डिवाइड में n-1, सिंपल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का बेटा कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है ना, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है अब तो, बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, आगे फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, पॉइज़िया प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, वो सब तरीके हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के। तो बस प्रोबेबिलिटी में ये ध्यान रखेंगे भाई, इसका नाम ये होता है, सिंबल ये होता है, वहां पर वो होता है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मेन आपको इनके साथ डील करना है। ठीक है, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के डिनोमिनेटर पे n-1 है पॉपुलेशन की कैलकुलेशन में, और सैंपल की कैलकुलेशन में n ही है। ठीक है ना, पॉपुलेशन बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत बड़े डेटा का कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो जितना सैंपल आपने लिया है उस सैंपल में से 1 माइनस कर दो तो वो पॉपुलेशन का एस्टीमेट बन जाता है। लेकिन मीन में ऐसा फर्क नहीं है, जो सैंपल मीन रहेगा वही पॉपुलेशन मीन रहेगा, ये मान लिया जाएगा। ठीक है बेटा, n आपका नंबर ऑफ सैंपल है, n इज द नंबर ऑफ सैंपल। मैंने कहा ना कि पॉपुलेशन का कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, आप सैंपल से ही एस्टीमेट करोगे। तो जितना सैंपल आपके पास में है उसमें से 1 माइनस करके कैलकुलेशन की जाएगी, तो वो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन मानी जाएगी। सिंपल बात है बेटा। सैंपल वेरिएंस, आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं, 45 बच्चों में से 10 बच्चों का सैंपल माना जाएगा और 45 बच्चे पूरे पॉपुलेशन हो जाएंगे। तो अगर 10 बच्चों का मीन फाइंड किया गया है, 10 बच्चों का एसडी, 10 बच्चों का वेरिएंस, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, कोई भी एरर करने की संभावना है ही नहीं उसमें। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की जा रही है, तो डिवाइड में n यूज किया जाएगा। लेकिन आपको अगर 45 स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन करनी है यूजिंग द 10 सैंपल डेटा, तो मीन तो 10 से ही सोल्व होगा, लेकिन 45 स्टूडेंट्स और वी कैन से पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन एचडी के लिए डिनोमिनेटर पे n-1 करना पड़ेगा, यानी कि 9 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपका बेटा फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल। तो अभी तक हमने 5 पॉइंट्स, लिख लो बेटा लिख लो, वैसे आपको पीडीएफ मिलेगा ही लिखा हुआ पूरा। बाकी बच्चे एक बार पांचों के पांचों पॉइंट रिवाइज करें भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से। डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्या है, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, स्टैटिस्टिक क्या है, पैरामीटर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये n और n-1। जब आप एस्टीमेट कर रहे हैं तो n-1, जब आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके की मिस्टेक होने का चांस नहीं होता है, तो n। ठीक है, अब मिस्टेक का मतलब ये मत कहना सर अगर बच्चे ने डिवाइड गलत कर दिया वो मिस्टेक हो गया, वो एक अलग सीन है। उस बच्चे ने डिवाइड गलत किया ना, सब सारे बच्चे डिवाइड थोड़ी गलत करेंगे, है ना। डिवाइड गलत कर दिया, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, वो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, वो अलग चीज है। मिस्टेक का मतलब यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है वो 10 स्टूडेंट से ही किया है और उन 10 स्टूडेंट्स ने ही आपको सैंपल दिया है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जब यहाँ से यहाँ हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो उस मिस्टेक को भी हम बेटा एरर बोलते हैं। आप जब एस्टिमेट कर रहे हैं, है ना, जैसे कि आप यहाँ मानो कि क्लास यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स का सैंपल था और हमने इस 10 स्टूडेंट्स के सैंपल को 45 स्टूडेंट्स के इक्वल ला के रख दिया हमने, तो यहाँ पे डेफिनेटली मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अगर ये 10 स्टूडेंट्स क्लास के टॉपर थे तो जो एवरेज बनकर आएगा वो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि क्लास के 45 के 45 स्टूडेंट्स ही टॉपर हैं। या फिर अगर ये 10 स्टूडेंट्स बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, इनमें एक भी टॉपर नहीं इंक्लूड किया गया था, तो जो पॉपुलेशन मीन आप एस्टिमेट करोगे इन 10 स्टूडेंट्स का यूज करके, तो वो ये शो करेगा कि 45 स्टूडेंट्स ही बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, तो वहां पे डेफिनेटली मिस्टेक हो रही है। एस्टिमेट करने में मिस्टेक हो रही है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने में मिस्टेक नहीं थी। तो जब एस्टिमेट करने में मिस्टेक हो रही है तो इन मिस्टेक को हम एरर बोलते हैं। ठीक है ना, जब आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो वहां पर मिस्टेक हो रही है तो इसको हम एरर बोलते हैं। एरर एरर कर रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर हो रहा है।
एरर क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपने गलत सैंपल सिलेक्ट करा, सिलेक्टिंग ऑफ रॉन्ग सैंपल, आप गलत सैंपल सिलेक्ट करने बैठे हुए हैं, है ना? या फिर जो आपने सैंपल सिलेक्ट करा है वो आपके मोटिव को कंप्लीट ही नहीं करता। आपको आपके टीचर ने कहा था कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स का रिजल्ट बताओ, आप जाकर के आर्ट्स के बच्चों के रिजल्ट का, आर्ट्स के बच्चों का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो सैंपल आर्ट्स के बच्चों का है, कंक्लूजन कॉमर्स का निकाला जा रहा है, आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन जो डेटा आपने सिलेक्ट करा वो गलत सिलेक्ट किया हुआ है, तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। तो एरर करने के रीजन हो सकते हैं, ये रीजन की वजह से एरर हो सकता है। तो जब एस्टिमेट करते हैं तो मिस्टेक होती हैं और उन मिस्टेक को एरर बोलते हैं। एरर हमारा अगला टॉपिक है, बट यस एरर होता है, मिस्टेक होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इन 10 स्टूडेंट्स की ही जो कैलकुलेशन की जा रही है इनमें कोई मिस्टेक नहीं है, यहां से यहां आ रहे हैं तो मिस्टेक हो रही है, क्योंकि हम 10 स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कंप्लीट क्लास के बारे में बातें कर रहे हैं अब, तो डेफिनेटली देयर विल बी मिस्टेक बेटा। ओके, यस और नो, समझ रहे हैं बात को? देखो भाई, 4 स्टूडेंट्स का सैंपल स्कूल से पिक किया गया, पता लगाया गया कि 4 स्टूडेंट के पास में कितने कितने पेन होते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स के पास 2 पेन होते हैं, दूसरे स्टूडेंट के पास 3 पेन होते हैं, तीसरे स्टूडेंट के पास 5 पेन होते हैं, फोर्थ स्टूडेंट ने दुकान खोली हुई है, 6 पेन होते हैं। तो अगर ये डेटा है तो एस्टीमेट करो पॉपुलेशन मीन, एस्टीमेट करो पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस आपको एस्टीमेट करना है, यानी कि पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है जो कि एस्टिमेशन थ्योरी से सैंपल मीन के इक्वल होता है, जो कि समेशन x बाय n होता है। पॉपुलेशन वेरिएंस एस्टिमेट करना है जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है, और सिग्मा स्क्वायर टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड में n माइनस 1 होता है। ये 2 फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन में आपको लगाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, हमें x वैल्यू गिवन है, x वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है और 6 है, ठीक है बेटा। टोटल ऑफ x हमने फाइंड किया 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है बेटा, ये आपके पास में 16 हो गया। इसके बाद में आपने यहाँ पे लिखा कि जो पॉपुलेशन मीन हमें फाइंड करना है, इसका फर्स्ट पार्ट पॉपुलेशन मीन, या पहले x बार कैलकुलेट कर लो। फॉर द फर्स्ट पार्ट x बार का वैल्यू रहेगा समेशन x डिवाइड बाय n। तो आपने एडिंग करा हुआ है 16 है, टोटल n काउंट करेंगे तो 4 है, 16 बाय 4 का वैल्यू 4 है, सैंपल मीन बेटा 4 है। यानी कि इन स्टूडेंट्स के पास में एवरेज पेन कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 पेन है, ठीक है ना। एवरेज कितने पेन है इनके पास? 4 पेन है, तो हर एक स्टूडेंट 4 पेन लेकर आता है, इसका मतलब ये बना, ठीक है। ये हो गया। यहां से आपको म्यू फाइंड करना था, पॉपुलेशन मीन यानी कि म्यू फाइंड करना था, म्यू एक्स बार के इक्वल होता है, एक्स बार आपने सोल्व किया है 4 है, तो ये आपका सोल्व हो गया बेटा, म्यू इक्वल टू में 4, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू में 4। फर्स्ट हो गया। फर्स्ट के बाद में सेकंड करने के लिए आपको फाइंड करना है टोटल ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। जो x वैल्यू है उनको मीन में से माइनस करना है, पावर 2 करना है और ऐड करना है। तो x की वैल्यू 2 है और मीन 4 है, तो 2 में से 4 हम माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट x का वैल्यू 3 है, सो 3 माइनस 4 होल पावर 2 एडिंग। नेक्स्ट वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 4 होल स्क्वायर एडिंग। लास्ट वैल्यू 6 है, 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। जो x की वैल्यू है उनमें से मीन माइनस, पावर 2 और एडिंग। बेटा 2 माइनस 4 इज माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कि आंसर 4, माइनस 1 होल स्क्वायर यानी कि 1, 5 माइनस 4 1 होल स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है, यानी कि 1, और 6 माइनस 4 2 होल स्क्वायर यानी कि 4, या आ गया आपके पास में 10, ठीक है, दिस इज 10। क्वेश्चन ने कहा है कि पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बताना है, तो टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड में n माइनस 1, यानी कि 10 डिवाइड में 4 माइनस 1, यानी कि 10 डिवाइड बाय 3, ठीक है बेटा, यानी कि 10 अपॉन 3, 10 बाय 3 इज द आंसर,
ठीक है, इस क्वेश्चन ने बोला नहीं। अगर आपको बोल दिया जाता थर्ड में कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉइंट एस्टिमेट करो, तो वहां पे आपको सिग्मा फाइंड करना होता। फॉर्मूला आप वही लिखते, टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड में n माइनस वन। ठीक है, यानी कि रूट ऑफ 10 डिवाइड बाय 3, तो आंसर बनता रूट ऑफ 10 डिवाइड में रूट ऑफ 3। जो डिवाइड में रूट 3 है इसको आप रैशनलाइज कर दोगे, मल्टीप्लाई में रूट 3 डिवाइड में रूट 3, ऊपर रूट रूट मल्टीप्लाई होके रूट 30 हो जाएगा, 10 3 ज़ा 30, डिनोमिनेटर में रूट रूट कैंसिल होकर के 3 हो जाएगा, रूट 30/3। ठीक है बेटा, रूट 30/3 ये आपका आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताएं बेटा मुझे। ओके, ठीक है, तो बेटा यही मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। आपको सैंपल पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन नजर आएंगे बेटा। दिस इज द क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एस्टिमेट द प्रोपोर्शन, एस्टिमेट द प्रोपोर्शन, एस्टिमेट द प्रोपोर्शन। बेटा प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं आपसे, राइट। प्रोपोर्शन का मतलब है आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो कौन सा प्रोबेबिलिटी, आपको डेटा दिया हुआ है, मारुति के सर्विस सेंटर टोटल 100 सर्विस सेंटर का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, दिल्ली में 13 सेंटर हैं, मुंबई में 18 सेंटर हैं, चेन्नई में 17 सेंटर हैं और कोलकाता में 15 सेंटर हैं। इनको ऐड करने पे 100 नहीं हो रहा, तो वो हमें दिया भी नहीं है, हमें सिर्फ 4 सिटी का ही डेटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ने कहा प्रोपोर्शन बताइए जो सर्विस सेंटर दिल्ली में है। दिल्ली में कितने हैं भाई, 13 है, राइट। दिल्ली में कितने हैं, दिल्ली में 13 है, तो P बार इक्वल टू में दिल्ली में सर्विस सेंटर 13 है, 100 में से 0.13 आंसर। ठीक है, सेकंड प्रोपोर्शन बताइए, प्रोपोर्शन एस्टिमेट करिए जितने सेंटर चेन्नई में है। चेन्नई में 17 सेंटर हैं, सो अगेन P बार इक्वल टू में 17 सेंटर डिवाइड बाय 100 सेंटर इक्वल टू 0.17। इसके बाद थर्ड नंबर इज एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ सर्विस सेंटर नॉट इन दीज 4 सिटी, जो इन 4 सिटी में नहीं है। बेटा ऐड करना कितना है एक बार टोटल, ये 15 17 18 और ये 13 कितना है, ये टोटल 60, ये 63 है। तो क्वेश्चन कहता है ये 63 नहीं चाहिए, दूसरे बताओ। तो 63 के अपोजिट में कितना आ जाएगा, सो यानी कि 37 डिवाइडेड बाय 100, सो आंसर इज 0.37 हो गया। ठीक है, ओके। ना ना ना, एस्टिमेट नहीं, इसका सिंबल यूज किया हमने, ये प्रोपोर्शन का सिंबल, प्रोपोर्शन इज P बार। ठीक है ना, सिंबल फॉर द प्रोपोर्शन इज P बार, ध्यान रखना है इधर ये। ठीक है, पॉपुलेशन सॉरी प्रोपोर्शन सिंबल इज P बार। ठीक है, पॉपुलेशन सिंबल इज P बार। देखो कोई डाउट है तो बताओ। अब मैंने आपसे कुछ समय पहले बात करी थी कि हम जब ये सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं तो सैंपल की जब कैलकुलेशन होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप सैंपल का यूज करके कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में बातें बोलते हैं तो डेफिनेटली मिस्टेक होती है, उन मिस्टेक को हम बोलते हैं एरर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एरर का। ठीक है, तो एरर ये वाला कंप्लीट हम, हाँ जी बेटा बताइए। ठीक है बेटा, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ आप रीड कर लो, सैंपल एरर क्या है और सैंपल एरर के रीजन क्या है। कुछ देर पहले जो मैंने बात करी थी सैंपल एरर वही है। ठीक है ना, आपको प्रोजेक्ट दिया गया था कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के एवरेज नंबर बताओ, आपके दोस्त आर्ट्स सेक्शन के ज़्यादा हैं, आप उनके नंबर काउंट करके बता रहे हो, तो एरर तो होगा बिकॉज ऑफ द फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल, आपने गलत सैंपल सिलेक्ट किया हुआ है, तो एरर तो होगा। तो वही डिफरेंस जो आएगा पैरामीटर वैल्यू में और स्टैटिस्टिक वैल्यू में, उसी को सैंपल एरर बोल रहे हैं ये। ठीक है ना भाई, उसी को सैंपल एरर बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो बातें ध्यान रखना, यहाँ से आपका MCQ बन सकता है, एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज एंड एडॉप्टिंग द प्रॉपर सैंपलिंग टेक्निक। सैंपल को सिलेक्ट करने की टेक्निक होती हैं। इस बार CBSE के ऑफिशियल सैंपल पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी वो हमने टेक्निक स्किप कर दिया है। सैंपल को सिलेक्ट करने का टेक्निक होता है, तो आप बिल्कुल करेक्ट टेक्निक का यूज़ करें और साथ में सैंपल साइज को इंक्रीज करें,
तो एरर कम से कम होगा। एरर तो तब भी होगा जब तक आपका सैंपल कंप्लीट पॉपुलेशन के इक्वल ना हो जाए, तब तक आपका एरर बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता। तो एरर तो डेफिनेटली होना ही है, लेकिन उसको हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। कैसे? सैंपल को इंक्रीज करके, सैंपल साइज को इंक्रीज करके। ठीक है, सैंपल साइज को इंक्रीज करके और सैंपलिंग टेक्निक, प्रॉपर सैंपलिंग टेक्निक को यूज करके। और सेकंड ये वाला, अ सैंपल विद मिनिमम एरर। ठीक है, सैंपल विद मिनिमम एरर, ऐसा सैंपल जिसमें एरर कम है एरर है लेकिन कम है, तो उसको क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में लिख के देंगे, इन विच केस अ सैंपल इज सेड टू बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो व्हेन सैंपल हैज मिनिमम एरर, जब सैंपल का मिनिमम एरर होगा तो आप उसको बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैंपल बोलेंगे। ये दो स्टेटमेंट इसकी इंपॉर्टेंट है, और ये इसका रीजन कि सैंपलिंग एरर क्यों होगा। ठीक है, सैंपलिंग एरर क्यों होगा। अब जो सैंपलिंग एरर हो गए, ठीक है, जो एरर हो हुए हैं, अगर आप उन एरर का सैंपल एरर जो मतलब जो भी हमने फॉल्टी सिलेक्शन सिलेक्ट करा, जो भी हमने किया, उनकी वजह से जो आपने कैलकुलेशन करी हैं, उन कैलकुलेशन की वैल्यू को आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर, जिसको हम एसई से डिनोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन है। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक का। स्टैटिस्टिक यानी कि कौन कौन से? आपने स्टैटिस्टिक में सैंपल मीन पढ़ा हुआ है, तो अगर आप सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे तो वो स्टैंडर्ड एरर है। आपने S⁻² सैंपल वेरियांस पढ़ा है, तो सैंपल वेरियांस का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे तो वो स्टैंडर्ड एरर है। आपने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फिर से फाइंड करोगे तो वो स्टैंडर्ड एरर है। हमारे सिलेबस में 3 चीजें हैं, लेकिन आपके पेपर में इससे भी आगे दिया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड एरर, कौन सा स्टैंडर्ड एरर है। तो अगर आपने पहले रैंक निकाला था, सैंपल रैंक का अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड एरर है। आपने पहले परसेंटाइल कैलकुलेट करी थी, अब परसेंटाइल का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड एरर है। आपने पहले मीडियन कैलकुलेट किया था, अब उस मीडियन का एचडी फाइंड कर रहे हो, तो डेट इज नोन एज द स्टैंडर्ड एरर। यानी कि डबल कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे। पहले आपके पास में सैंपल था, सैंपल पे आपने कैलकुलेशन करके मीन, एचडी, वेरिएंस, क्वार्टाइल, रैंक वगैरह सब निकाला। अब इन कैलकुलेटेड वैल्यू को, जिनको स्टैटिस्टिक कहते हैं, उन स्टैटिस्टिक का दोबारा एचडी फाइंड कर रहे हो, अगले स्टेप पे आ रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड एरर है। तो डबल कैलकुलेशन की साउंड जहां पर आपको नजर आएगी वो स्टैंडर्ड एरर है। आपके सिलेबस में 3 ही स्टैंडर्ड एरर हैं, लेकिन आगे भी हो सकते हैं। आपके पास में सैंपल था, आपने सैंपल का प्रोबेबिलिटी निकाला, सैंपल प्रोबेबिलिटी आ गया, सैंपल प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, डबल कैलकुलेशन कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड एरर बन जाएगा वो। स्टैंडर्ड एरर किसका? स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोबेबिलिटी का। तो आपको 3 स्टैंडर्ड एरर पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको 3 एरर स्टडी करने हैं, राइट? आपको 3 एरर स्टडी करने हैं। कौन कौन से 3 एरर बेटा? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एरर SE, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। ठीक है ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने का मतलब है इसका फॉर्मूला भी पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं। अभी अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं होगा कि इसके फॉर्मूले पढ़ने के बाद क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करो, वो भी करने हैं। सेकंड नंबर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस। ठीक है, सैंपल वेरिएंस एक स्टैटिस्टिक है, तो इस स्टैटिस्टिक का स्टैंडर्ड एरर आपको पढ़ना है। और तीसरे नंबर पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी अपने आप में बेटा एक स्टैटिस्टिक है, तो इसका दोबारा से स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, एक फोर्थ का मैंने आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखा था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोबेबिलिटी।
स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेटा सैंपल प्रोबेबिलिटी भी अपने आप में स्टैटिस्टिक है, तो इस स्टैटिस्टिक का स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज द स्टैंडर्ड एरर। ठीक है भाई, ओके। डबल कैलकुलेशन हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है बस। पहले सैंपल था, सैंपल की आपने कैलकुलेशन करी, उसको स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं, उस स्टैटिस्टिक की दोबारा कैलकुलेशन कर रहे हैं और उस कैलकुलेशन में पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, तो उसको स्टैंडर्ड एरर बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ ये 4। ठीक है भाई, इन 4 का स्टैंडर्ड एरर आपको बेटा पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले वाला जो है स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपको चाहिए पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दो सिंपल रूट एन से। ठीक है, रूट एन, एन इज द आपका सैंपल साइज, जो भी सैंपल साइज है उससे आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, सैंपल वेरिएंस के लिए आपको चाहिए पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको चाहिए सैंपल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल मीन के लिए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, बट सैंपल वेरिएंस के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस चाहिए आपको। ठीक है, वेरिएंस के लिए वेरिएंस, एचडी के लिए एचडी और मीन के लिए भी एचडी, ऐसा है ये। ठीक है, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए इसको n बाय 2 से, और यहां पर बेटा इसको आप डिवाइड कर दो 2 इंटू एन से। ठीक है भाई, ये आपके 3 फॉर्मूले हैं। प्रोबेबिलिटी के केस में, प्रोबेबिलिटी के केस में एक आपको p बार चाहिए, p बार के साथ में 1 माइनस में p बार चाहिए, इसको डिवाइड कर दो बेटा n से। ठीक है, यह आपके बेटा 4 सिंपल सा फॉर्मूला। ओके, या आपके 4 सिंपल से फॉर्मूले। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे लिख के दे देंगे कि स्टैंडर्ड एरर तो ऐसे ही रहेगा, स्टैंडर्ड एरर SE। स्टैंडर्ड एरर बताइए, सैंपल मीन का सिंबल दे देगा, सैंपल मीन का सिंबल ऐसे x बार, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर तो ऐसे ही लिख के देगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस का सिंबल s स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है, उस कैलकुलेटेड वैल्यू को दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया जा रहा है, तो स्टैंडर्ड एरर है वो। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन SE, स्टैंडर्ड एरर SE ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S, ऐसे लिख के दे देंगे। ठीक है, सैंपल प्रोबेबिलिटी आपको पता है P होता है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोबेबिलिटी P। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन को पेपर में करने के लिए बिल्कुल ध्यान से करना है, केयरफुल तरीके से, क्या सिंबल लगा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अगर हमने सिंबल को गलत एनालाइज करा तो बेटा क्वेश्चन फिर वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको और कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। आपको स्टैंडर्ड एरर ना लिख करके स्टैंडर्ड डेविएशन लिख के दे देगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही स्टैंडर्ड एरर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख के दे सकता है, अभी दिखाता हूँ कैसे आएगा। एग्जामिनर आपको स्टैंडर्ड एरर वर्ड की जगह पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख कर दे सकता है, यानी कि एग्जामिनर आपको लिख के दे देगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन बताएं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको HD फाइंड करके आना है, नहीं, ये सैंपल मीन है, दिस इज द सैंपल मीन। आप सैंपल मीन का HD फाइंड कर रहे हो, कैलकुलेटेड वैल्यू की कैलकुलेशन दोबारा कर रहे हो, डबल कैलकुलेशन है, तो स्टैंडर्ड एरर है ये। पेपर में लिख के दे देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस बेटा अपने आप में एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, उस कैलकुलेटेड वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा से कैलकुलेशन हो रही है, तो स्टैंडर्ड एरर की बात हो रही है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड एरर की बात हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। ठीक है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस। देखो जी क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, सैंपल दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, पॉपुलेशन वेरिएंस आप एस्टिमेट कर लो,
जब पॉपुलेशन वेरिएंस एस्टिमेट कर लो तो सैंपल वेरिएंस का एरर बताओ, है ना। दो बातें करनी है इसके अंदर, पॉपुलेशन वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर बताओ, और इसके बाद में सैंपल वेरिएंस s⁻² का स्टैंडर्ड एरर बताओ। ठीक है, आइए बताते हैं सॉल्यूशन। ठीक है जी, सॉल्यूशन आपको x दिया हुआ है, कितना है भाई 4, 6, 8 और 10। हमने यहाँ से x बार फाइंड किया, यानी कि टोटल ऑफ x डिवाइड बाय n। तो 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय टोटल 4 है ये, दिस इज 28/4, यानी कि आंसर बना 7। ठीक है भाई, x बार क्यों फाइंड करा, क्योंकि वेरिएंस फाइंड करने में x माइनस x बार का स्क्वायर हमें चाहिए होता है, डेट इज वाई ये वैल्यू फाइंड की गई। ठीक है ना, x माइनस x बार का स्क्वायर। सो बेटा फर्स्ट वैल्यू 4 है, -7 होल स्क्वायर एडिंग, 6 - 7 है होल स्क्वायर एडिंग, फिर 8 - 7 है होल स्क्वायर एडिंग, और फिर 10 - 7 है होल स्क्वायर। 4 - 7 स्क्वायर करेंगे तो -3 स्क्वायर, आगे -1 स्क्वायर, आगे 1 स्क्वायर, और आगे 3 स्क्वायर। -3 स्क्वायर 9 + 1 + 1 + 9, आंसर बन गया 2020, 10 + 10 20। ठीक है, ये भी हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे वेरिएंस था ना, तो पॉपुलेशन वेरिएंस, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइड में n माइनस 1। तो दिस इज 20 डिवाइड में 4 - 1, यानी कि 20 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, यानी कि 20 डिवाइड बाय 3, ये फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट के बाद में सेकंड, सैंपल वेरिएंस का स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस, ठीक है ना, अभी स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस इक्वल टू में सैंपल वेरिएंस के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस चाहिए आपको, और डिवाइड करना है इसको √n/2 से। ठीक है बेटा, √n/2 से, ये रहा यहाँ पे √n/2 से, वेरिएंस है √n/2। ठीक है बेटा, √n/2। इस पे आ जाइए अब। तो ये वाली वैल्यू जो है, ऊपर वाली वैल्यू है 20/3। ठीक है ना, ये आपने ऊपर फाइंड करी है 20/3। यहाँ पे आएगा √n इज द सैंपल साइज 4 है, तो 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि 20/3 के डिनोमिनेटर में √2। बेटा जो 20/3 का 3 है वो 2 के साथ ही आएगा, सो 20 डिवाइड में 3 और साथ में √2। ठीक है, 20/3 √2। बेटा √2 का रैशनलाइज करेंगे, √2 डिवाइड बाय √2। ठीक है, 20 आ गया, √2 आ गया, 3 है, रूट और रूट कैंसिल होकर के 2 हो गया, 2 × 1 2 × 10, तो आंसर बना 10√2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 10√2/3, यानी कि जो आपने पॉपुलेशन वेरिएंस से 20/3 निकाला है, अगर ये गलत है, 100% गलत है वो नहीं कह रहे, इफ इट इज रॉन्ग, तो इन विच रेंज इसका वैल्यू रॉन्ग हो सकता है, तो प्लस माइनस ये करने पे जो वैल्यू बनेगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। हमें वहां तक नहीं जाना, लेकिन आपको मैंने मीनिंग बता दिया कि ये इसका मीनिंग क्या बन रहा है, ये वैल्यू निकल के आ रही है, क्या शो कर रही है ये। एक ही और देख लो, CLT थ्योरम। CLT थ्योरम दो बातें कहती है। पहली बात कहती है कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज इंक्रीज करोगे एरर कम होते जाएंगे, वो हमने पहले भी पढ़ लिया। दूसरी बात ये कहती है कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज को बढ़ाओगे, जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग जो उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रहा था, जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे जैसे आप अपने n वैल्यू इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे जो गिवन सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कन्वर्ट होता जाएगा, ये CLT थ्योरम कहती है। आप इसको रीड कर लो, पढ़ लो, यही सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा, ठीक है भैया ना, यहाँ पे ये द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसे होगी उसके बारे में बात करती है, और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होगी उसके बारे में बात करती है। तो अगर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास में एक 2 पॉइंट था, एक 4 पॉइंट था, एक 6 पॉइंट था, और इसका वैल्यू मान लो ऐसे जाकर के ऐसे था,
ठीक है, इसमें सिर्फ ये 2 ही वैल्यू थी, इस तरीके से बनी थी ये। तो जैसे जैसे आप इसके अंदर सैंपल बढ़ाओगे, सैंपल को इंक्रीज करोगे, ये आपको प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना करके दे देगा, ये कहता है। ठीक है, 2 लेवल हैं, सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है जी, सिग्निफिकेंस लेवल और इसके साथ में कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है जी, इसके साथ में कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है बेटा, देखो इन्फरेंशियल स्टैट्स में आपको पता है कि हमें पॉपुलेशन के बारे में स्टेटमेंट बनानी होती हैं, कंक्लूजन्स ड्राफ्ट करने होते हैं यूजिंग द सैंपल डेटा कैलकुलेशन। तो हम जब डेटा की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एरर होते हैं। अब वो एरर को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को स्टेटमेंट बोलते वक्त सेव करने के लिए, ये कहा जाता है कि आप पहले से ही कुछ परसेंटेज एज्यूम करके चलो कि कितना परसेंट आप गलत हो सकते हैं या कितना परसेंट आप सही हो सकते हैं। तो उन्हीं को सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल हम कहते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब हाउ मच परसेंट यू आर कॉन्फिडेंट, और उसके अपोजिट में सिग्निफिकेंस लेवल, कितना परसेंट आप कॉन्फिडेंट नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, तो सिग्निफिकेंस लेवल, कितना परसेंट आप कॉन्फिडेंट नहीं है, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा का जो आंसर है बेटा वो परसेंटेज में भी हो सकता है और डेसिमल नोटेशन में भी हो सकता है। ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। अपोजिट में सिग्निफिकेंस लेवल को हम डिनोट करते हैं बीटा से या फिर 1 माइनस अल्फा से। ये भी आपका परसेंटेज में भी हो सकता है और डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल प्लस में कॉन्फिडेंस लेवल को ऐड करने पे परसेंटेज में 100% होता है, डेसिमल नोटेशन में 1 होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों लेवल्स को जब आप ऐड करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ऐड करने पे आइदर 100% और 1 बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क्स का MCQ आता है। क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा इज इक्वल टू में 5%, देन व्हाट इज बीटा। तो आपको बीटा बताना है। ठीक है ना, व्हाट इज बीटा, बीटा क्या है ये बताओ। अगर आप अपनी स्टेटमेंट को बोलते हुए 5% रॉन्ग हो सकते हैं, तो कितना परसेंट आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं ये बताओ। तो परसेंटेज वैल्यू गिवन है 100%, दोनों का एडिशन होता है, आप 5% माइनस कर दो, बीटा आ जाएगा। राइट, आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 100% है। तो क्वेश्चन ने कहा अल्फा 5% है, एडिशन इसमें बीटा कर दो, या आपका 100% रहेगा। यानी कि जो बीटा का आंसर है वो 100% माइनस में 5% हो जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं 95%। ठीक है भी, जिसको हम कहते हैं 95%। सिंपल। ये लेवल के बाद में आगे आता है, लेवल के बाद में आगे पढ़ना है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ सैंपल है, अगर आपके पास में n नंबर ऑफ सैंपल है, तो कितने सैंपल ऐसे थे जिनके पास में सिलेक्शन का चॉइस था। मतलब मानो कि हमारे पास में 4 पर्सन है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 पर्सन है, 1 2 3 4 पर्सन के लिए हमारे पास में ये 4 सीट हैं। ठीक है, ये 4 सीट हैं। हमने कहा सबसे पहले भाई फर्स्ट पर्सन को कि आपको जहाँ जाके बैठना है वहाँ जाके बैठो। यहाँ लिख लेते हैं, ये A पर्सन है, B पर्सन है, C पर्सन है, D पर्सन है। तो पर्सन A सबसे लास्ट में जाके बैठ गया यहाँ पे, इसके पास में चॉइस था, ये बैठ गया लास्ट में जाके। फिर C क्लास में एंटर हुआ, हमने C को बोला भाई तू भी बैठ जहाँ जाके बैठना है, तो C सबसे सेकंड पोजीशन पे आके बैठ गया। ठीक है, फिर B पर्सन का एंट्री हुआ, B पर्सन ने देखा कि 2 सीटें खाली हैं, तो काम करते हैं यहाँ पीछे बैठ जाते हैं इधर, तो B अपना यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, B इधर बैठ गया। लेकिन अब जो बचा D, क्या D के पास में चॉइस है? बोलो भाई। D ने देखा भी कहाँ बैठा जा सकता है ना, D ने देखा कि हम कहाँ बैठ सकते हैं, तो ABC ने कहा भाई ज़्यादा सोचना नहीं है, एक ही सीट है, चुपचाप वहाँ पे आ जा और यहाँ पे आके बैठ जा, है ना, सिर्फ एक ही सीट है, सोचना क्या है ही नहीं और कोई चॉइस, तो वहीं बैठना है। तो ABCD में से कितने पर्सन के पास में चॉइस था, डेट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ठीक है, कितनों के पास में सिलेक्ट करने का चॉइस था? 3 के पास था। सो 3 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम की चॉइस कितने पास थी? डेट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हमारे पास में n वैल्यू 4 है, इस केस में एग्जांपल में अगर n वैल्यू 4 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम df, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनों के पास थी? 3 के पास थी। जो 3 है कैसे लिखा जा सकता है? n 4 माइनस 1 करके लिखा जा सकता है। और हर बार ऐसा ही होगा, अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 39 स्टूडेंट तक, तो हर स्टूडेंट को सीट पर बैठने का चॉइस मिलेगा, लेकिन जो लास्ट का 40 होगा उसके पास कोई चॉइस नहीं होगा, जो सीट खाली होगा वहीं बैठना होगा। तो हर बार ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर n आपके पास में सैंपल है, इफ n इज अ सैंपल, तो n माइनस 1 जो है वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? अब इसमें बेटा 2 केस होते हैं, ठीक है, वो दोनों केस आप नोट कर लो। जो हमारा सैंपल है ना भाई, जो हमारा सैंपल है, आप इसको समझो कि आपकी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो आपकी क्लास 12th है, क्लास 12th के 2 सेक्शन भी हो सकते हैं, क्लास 12th का एक ही सेक्शन भी हो सकता है। तो क्लास 12th का एक ही सेक्शन है, तो यानी कि 1 सैंपल की बात हो रही है। ठीक है, अगर एक ही सेक्शन है तो 1 सैंपल की बात हो रही है। 1 सैंपल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n होते हैं, तो सैंपल कितना है? n है। n टोटल सैंपल है। ठीक है ना, 1 सैंपल की बात हो रही है, तो सैंपल का टोटल नंबर कितना है? तो सैंपल का टोटल नंबर बेटा n है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम df, या फिर इसको v बोलते हैं, df या फिर v, तो ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी क्लास 12th के 2 सेक्शन हैं, यानी कि 2 सैंपल, 2 डिफरेंट सैंपल, सेक्शन ए अलग सेक्शन बी अलग, ऐसा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सैंपल नंबर 1 का सेक्शन ए का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n1, सैंपल नंबर 2 सेक्शन नंबर बी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी n2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम df या फिर v क्या होगा जी? सेक्शन एक ए सेक्शन की बात करेंगे तो n1 माइनस 1, बी सेक्शन की बात करेंगे तो n2 माइनस 1, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 सेक्शन है तो 3 सेक्शन होंगे, 3 ऐड कर देंगे, 4 सेक्शन होंगे, 4 ऐड कर देंगे। अभी आपके सिलेबस में 2 तक है। तो सेक्शन ए n1 माइनस 1, सेक्शन बी n2 माइनस 1, 2 सेक्शन है, दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि आंसर बन गया n1 प्लस में n2 माइनस 2। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n1 प्लस n2 माइनस 2। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n माइनस 1। अगर एक ही सैंपल है, एक 1 माइनस कर दो, 2 सैंपल हैं, 2 सैंपल को ऐड करके 2 माइनस कर दो। ठीक है, इसके आगे आपको पढ़ना है टी टेस्ट। ठीक है, हमें आगे पढ़ना है बेटा टी टेस्ट। अब जो बेटा स्टेटमेंट आप बोलेंगे पॉपुलेशन के बारे में सैंपल का यूज करके, तो वो स्टेटमेंट बोलने के लिए पहले आपको अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो प्रूफ करके दिखाने के लिए ये टेस्ट बना हुआ है, टेस्ट का यूज आपको करना पड़ेगा। टेस्ट अगर आपके स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल हो जाता है तो आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं, वरना भूल कर भी वो स्टेटमेंट बोलना नहीं है आपको। तो टी टेस्ट, टेस्ट अप्लाई करना है आपकी स्टेटमेंट के ऊपर। सो टी टेस्ट। ठीक है बेटा, टी टेस्ट कहता है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, बेटा आपको स्टेटमेंट क्या बोलनी है पहले तो वो लिखो, मेक स्टेटमेंट। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट बोलने के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं पहले तो वो स्टेटमेंट बोलो क्या है। और बेटा स्टेटमेंट बोलने को ही हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है, यानी कि स्टेटमेंट बोलना, स्टेटमेंट बनाना, हाइपोथेसिस बनाना। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाना यानी कि स्टेटमेंट बनाना। आपने कहा कि हमारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में 5 ग्रुप है, हमारे 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, उन सभी ग्रुप के टोटल नंबर जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में 92% आएंगे। तो आपने स्टेटमेंट बोल दी एक, तो ये स्टेटमेंट जो बोली है वो हाइपोथेसिस बोली है आपने, हाइपोथेसिस। ठीक है, स्टेटमेंट बनाना, हाइपोथेसिस बनाना बेटा। जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं भाई, तो ये हाइपोथेसिस 2 तरह का होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस आपका 2 वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, एक होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो होता है जो पहले से ही मान कर चला जाता है कि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
नल हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट विच इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू, जिसको पहले से एज्यूम कर लिया जाता है कि वो बिल्कुल सत्य होगा। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अपोजिट अपोजिट स्टेटमेंट अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी, नल हाइपोथेसिस का अपोजिट स्टेटमेंट जो भी बनेगा उसको आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेंगे। सिंपल बात है। ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट हमें बनानी होती हैं टी टेस्ट के अंदर, ये बेटा फिक्स रहती है। ठीक है, नल स्टेटमेंट हमेशा फिक्स रहेगी। नल स्टेटमेंट बनाते वक्त जो भी आप नल स्टेटमेंट बनाओगे, आपको ये ध्यान रखना है जो भी वर्डिंग आएगी वो आएगी सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल है, इसको ध्यान में रखते हुए। सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल है, इस बात का ध्यान में रखते हुए हम स्टेटमेंट बनाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर स्टेटमेंट हमें बनानी होती है, तो वो स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल है। ठीक है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल है। इसके अपोजिट में बेटा ऑल्टरनेट स्टेटमेंट जो बनेगी, ठीक है ना, जो ऑल्टरनेट स्टेटमेंट आप बनाएंगे वो इसको अपोज करना चाहिए। तो बेटा इसको अपोज करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि एक सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। दूसरा तरीका है कि सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से बड़ा है। और बेटा थर्ड वे आपके पास में है सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से स्मॉलर है। ये तीनों स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, इसके अपोजिट में है। नल में आपने लिखा है कि इक्वल है, दोनों मीन इक्वल हैं, तो बेटा तीन केस हो सकते हैं। आपको मैंने कहा था तीन सिंबल होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर और लेस देन। तो इक्वल टू को अगर हमें अपोज करना है तो ये तीन हो सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल। ठीक है बेटा, लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल लिखना आपको इनको स्टेटमेंट के रूप में ही है कि स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही नोट करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए ऑल्टरनेट तीन तरीकों के बन के आएंगे। ठीक है, तीन तरीकों से आप ऑल्टरनेट बना सकते हैं कि सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन इक्वल नहीं है। ठीक है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में से सैंपल मीन ग्रेटर है, सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन में से सैंपल मीन आपका स्मॉलर है। ठीक है, फोकस सैंपल पे पहले रहेगा, पॉपुलेशन पे बाद में रहेगा। सैंपल एक्स बार पहले आएगा, चाहे नल बनाओ चाहे आप ऑल्टरनेट बनाओ, उसके बाद में सेकंड पोजीशन हमें हम पॉपुलेशन मीन को रखेंगे। तो ये तीन स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनाने के बाद में आपको, ठीक है, स्टेटमेंट बनाने के बाद में स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेटमेंट बना दिया आपने। स्टेटमेंट बनाने के बाद सेकंड में आपको बेटा, सेकंड में आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करना है। ठीक है ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक कह सकते हो या फिर आप इसको टी वैल्यू कह सकते हो। ठीक है, आपके टेस्ट का वैल्यू टी वैल्यू आप इसे कह सकते हो। बेटा टी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास में एक तो सैंपल मीन होना चाहिए, एक पॉपुलेशन मीन होना चाहिए, और आपका नंबर ऑफ सैंपल कितना है वो होना चाहिए। ये तीन कंपोनेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट आपके पास होने चाहिए। अगर ये तीन कंपोनेंट आपके पास हैं तो फिर आप अपनी टी वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला एक्स बार माइनस में मीन, ठीक है ना, एक्स बार माइनस में पॉपुलेशन मीन, इसको आप डिवाइड कर दो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से और मल्टीप्लाई कर दो रूट ऑफ एन से। एक चीज लिखनी रह गई यहाँ पे, उसको भी लिख लो भाई। चार चीजें होनी चाहिए आपके पास, सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और एन। ठीक है, चार कंपोनेंट आपके पास होने चाहिए बेटा। अगर ये चार वैल्यू हैं तो यू कैन फाइंड द टी वैल्यू, अगर नहीं है तो पहले ये चार वैल्यू फाइंड करो और फिर टी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट के बाद में ये वैल्यू फाइंड करो। हाँ जी बेटा बताइए। बिल्कुल बेटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो भाई टेस्ट स्टैटिस्टिक, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमारे 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में, हमारे 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप के जो टोटल नंबर बनेंगे, एवरेज नंबर पूरे ग्रुप के बनेंगे, वो 92% बनकर आएंगे। ठीक है, कितने बनकर आएंगे? 92% बनकर आएंगे। इतना आपने बोला, ये स्टेटमेंट आपने बोला। तो ये स्टेटमेंट जो आपने बोली है, आप इसको पहले से ही ट्रू मान के चलोगे, नल स्टेटमेंट हो जाएगी।
ऑल्टरनेट स्टेटमेंट बन सकती है कि 92% नहीं आएंगे, नॉट इक्वल आ गया, या फिर हो सकती है 92% से ग्रेटर आएंगे, ये ग्रेटर हो गया, या फिर हो सकती है 92% से स्मॉलर आएंगे, तो तीसरा हो गया। तो अपोजिट टू नल स्टेटमेंट 3 तरीकों से बोली जा सकती है, तीनों ही अपने आप में ठीक है, ठीक है ना। अगर आप श्योर हैं 100%, अगर आप श्योर हैं कि 92% से कम रहेंगे नंबर, तो ये आप वो तीसरा यूज कर लोगे। अगर आप 100% श्योर हो कि हमने बिल्कुल ईगोइस्टिक होके बिल्कुल एकदम एनर्जी में आकर के ज़्यादा बोल दिया 90% से कम नंबर आएंगे, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट यूज़ करोगे। या फिर आपको पता है कि भाई हमारे ग्रुप के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते, 92% से कम आएंगे तो भी वही रहेगा। या फिर आपका ऐसा ग्रुप है कि एकदम शानदार बच्चे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त लेवल का पढ़ाई करते हैं, तो 92% एवरेज नंबर से सबके ज़्यादा नंबर आएंगे, तो आप ये वाला स्टेटमेंट यूज़ कर लोगे। या फिर आपके ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शानदार पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज वाले हैं, तो यू आर नॉट श्योर कि भाई 92 से बड़ा रहेगा या 92 से कम रहेगा, क्या रहेगा हमें नहीं पता, वी आर नॉट श्योर, तो आप ये यूज कर लोगे। इस नॉट इक्वल में ये और ये दोनों ऐड हैं, वो एक ही केस में ऐड होगा जब लेस देन ही होना है, ये एक ही केस में ऐड होगा जब ग्रेटर देन ही होना है, ये इन दोनों केस को इंक्लूड कर लेगा। यानी कि जब नल स्टेटमेंट में, जब ऑल्टरनेट स्टेटमेंट में नल स्टेटमेंट का अपोजिट आप लिख रहे हैं, तो आप श्योर नहीं है कि कम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हमें नहीं पता कैसा भी हो सकता है, तो फिर आप ये यूज कर लो। अगर आपको पता है यस बड़ा वैल्यू ग्रेटर ही होने वाली है तो सेकंड, आपको पता है कि यस वैल्यू कम ही होने वाली है तो थर्ड, ऐसा। तो स्टेटमेंट बनाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट बनाने के बाद में टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करने के लिए सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन, नंबर ऑफ सैंपल और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको चाहिए। यह आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, सैंपल मीन माइनस में म्यू डिवाइड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू में रूट ऑफ एन। यहाँ से आपका टी टेस्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा। जब टी टेस्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा तो आपको फाइंड करना होगा क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको फाइंड करना होगा बेटा क्रिटिकल वैल्यू, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू को हम कहते हैं टेबल वैल्यू, ठीक है ना, टेबल वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक का टेबल वैल्यू या फिर टेब्यूलेटेड वैल्यू, एक टेबल है, टी वैल्यू टेबल है एक, उस टेबल से वैल्यू चेक करने को कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। बेटा क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक तो अल्फा चाहिए होता है। अल्फा क्या है अभी आपने पढ़ा है, अल्फा यानी कि कितना परसेंट आप गलत हो सकते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल है। और एक आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है, ठीक है ना, एक आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है और अल्फा कितना है, ये दो वैल्यू आपको चाहिए होती हैं। ये दो वैल्यू अगर आपके पास में आ जाती हैं तो आप ये क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन इजीली फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। आपको एग्जाम में फाइंड नहीं करना पड़ेगा, टेबल में गिवन रहेगा, क्वेश्चन पेपर में लिख के दिया रहेगा कि ये वैल्यू है, इसको यूज कर लो, ठीक है ना। एग्जाम में एक भी टेबल गिवन नहीं होती है, वैल्यू गिवन रहेगी बेटा, आपको ध्यान रखना है इस बात का। जब क्रिटिकल वैल्यू आ जाए, जब टी वैल्यू आ जाए, तो अगला पॉइंट आता है कंपैरिजन का, ठीक है ना, कंपेयर करना है। फोर्थ पॉइंट पर आपको बेटा कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है भाई, कंपेयर करना है आपको जो आपने टी टेस्ट वैल्यू फाइंड करी है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपने कैलकुलेट वैल्यू फाइंड की है, ठीक है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, ये वाली जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है, इसको कंपेयर करो क्रिटिकल वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं टेबल वाली वैल्यू से, ठीक है, टेब्यूलेटेड वैल्यू, टेब्यूलेटेड वैल्यू ऑफ टी, क्रिटिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को एक दूसरे से कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे कंपेयर होगा, ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। हाँ जी बेटा बताइए, हाँ जी, टेस्ट वैल्यू है, टेस्ट वैल्यू है, इट इज अ टेस्ट वैल्यू। इस वैल्यू का यूज करके हम बताएंगे कि जो स्टेटमेंट बोली जा रही है वो ठीक है गलत है क्या है। टेस्ट वैल्यू इन 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है,
वैल्यू है, एक आंसर है, एक आंसर निकल के आएगा, वैल्यू है ये, इस टी टेस्ट का वैल्यू है ये। इस टी टेस्ट की वैल्यू को टेबल वैल्यू से कंपेयर करना है, ठीक है, इस टेबल वैल्यू से कंपेयर करना है। और ध्यान रखना इफ, ठीक है, ध्यान रखना है इफ टी वैल्यू इज नेगेटिव, अगर टी वैल्यू आपका नेगेटिव आ जाता है, या छोड़ो इस वाले कंसेप्ट को छोड़ो आप, ठीक है बेटा, टेबल से वैल्यू फाइंड करोगे तो टेबल से वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे मान लेता हूँ ये आंसर, टेबल वाला आंसर आ गया टीवी अल्फा, और यहाँ पर ये वाला आंसर आ गया टीवी अल्फा। ये आपने कंपैरिजन करने के लिए टेबल बना लिया, और ये टेबल पे टेबल से वैल्यू चेक करके एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, एक वैल्यू वहां पर आ गई, दो वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, टीवी अल्फा इज द टेबल वाला वैल्यू, ठीक है ना, ये टेबल वाला वैल्यू है। टेबल वाली वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड पे और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो शेडिंग है उसको बेटा हम रिजेक्शन रीजन बोलते हैं, ठीक है ना, उनको हम रिजेक्शन रीजन बोलते हैं। ये वाला एक्सट्रीम राइट हैंड साइड और एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, ये और ये जो है ये रिजेक्शन रीजन है, ठीक है ना, दीज आर द रिजेक्शन रीजन, ये आपके रिजेक्शन रीजन होते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, रिजेक्शन रीजन है। यानी कि कोई वैल्यू अगर इस तरफ आ गई तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, रिजेक्शन रीजन है ये, ठीक है, दिस इज द रिजेक्शन रीजन, और ये वाला साइड भी रिजेक्शन रीजन है, ठीक है ना, रिजेक्शन रीजन है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ रिजेक्ट करना होगा, ठीक है, जो आपने स्टेटमेंट बोली है ना वो स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है अगर आंसर इस तरफ पे आ गया, रिजेक्शन साइड है। एंड ये ब्लू साइड जो बच गया आपके पास, राइट, जो मिडल वाला साइड रह गया, इसको बोलते हैं बेटा एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है ना, यानी कि कोई भी आंसर जो आपका टी वैल्यू है अगर वो वैल्यू इस एक्सेप्टेंस साइड पर आ गया तो यानी कि जो आपने स्टेटमेंट बोली है बिल्कुल ठीक बोली है। तो तीन साइड होगी बेटा, टीवी अल्फा आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो रिजेक्शन साइड है और एक एक्सेप्टेंस साइड है, ठीक है, दो रिजेक्शन साइड है और एक एक्सेप्टेंस साइड है। अब समझ लो जरा रिजेक्शन साइड का मतलब क्या है, रिजेक्ट करना है तो क्या रिजेक्ट करना है बेटा, क्वेश्चन का फोकस रहेगा नल स्टेटमेंट पे, ठीक है, नल स्टेटमेंट पे। यहाँ पे एक और चीज और लिख लो, नल स्टेटमेंट को बेटा H0 करके लिखते हैं, नल स्टेटमेंट H0, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट H1। किसी किसी बुक में H1 लिखा होता है, किसी किसी बुक में HA लिखा होता है, तो HA और H1 नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल स्टेटमेंट और H1 HA। तो फोकस है बेटा H0 पे, तो आपको रिजेक्ट करना है, तो H0 बेटा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, H0 रिजेक्ट हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है, H1 को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना, H0 रिजेक्ट हो जाएगा और H1 को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपकी T वैल्यू कैलकुलेट वाला वैल्यू रिजेक्शन वाली साइड पे चला गया और अगर एक्सेप्टेंस पे आया तो H0 को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, और H1 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, नल स्टेटमेंट पे फोकस रहेगा, आपको नल स्टेटमेंट को प्रेफरेंस रखना है, नल स्टेटमेंट रिजेक्ट, नल स्टेटमेंट एक्सेप्ट। अगर नल स्टेटमेंट रिजेक्ट हो रही है तो ऑटोमेटिक ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर नल स्टेटमेंट एक्सेप्ट होती है तो ऑटोमेटिक ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगी, अगर नल स्टेटमेंट रिजेक्ट होती है तो ऑटोमेटिक H1 आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। बस हो गया, यही आपका टेस्ट है, यही करना है आपको, कंपेयर करके ये आपके कंक्लूजन आ गए यहाँ पर, ठीक है, दीज आर द कंक्लूजन कि भाई हम अपनी टेस्ट वैल्यू अप्लाई करके स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया, बस ये टेस्ट है आपका, ठीक है, ये आपको स्टेप फॉलो करने हैं। हाँ जी बेटा बताइए। हाँ जी बेटा, बेटा वो टेबल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू टेबल वैल्यू है, टीवी अल्फा टेबल वैल्यू है, बिल्कुल, तो रिजेक्ट कर देंगे, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे लिख भी देते हैं इधर, ठीक है ना, अगर इफ कैलकुलेटेड वैल्यू या फिर टी वैल्यू कह लो, इफ टी वैल्यू लाइज हेयर तो ये हो जाएगा, इफ टी वैल्यू यानी कि जो हम कैलकुलेट करेंगे इस रीजन में आया तो ये हो जाएगा, या फिर इफ टी वैल्यू आपका इस रीजन पे आया तो ये हो जाएगा, सिंपल,
ठीक है ना, सिंपल है बेटा, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। स्टेटमेंट बनाएंगे, नल स्टेटमेंट बनानी है, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट बना करके टी वैल्यू फाइंड करेंगे, टी वैल्यू के बाद में क्रिटिकल वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। ये डायग्राम बनाएंगे, चेक करेंगे टी वैल्यू टेबल वैल्यू से कहाँ पर आ रही है, उसके हिसाब से बता देंगे, सिंपल। ठीक है, अब इसमें एक बात को ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से देखा गया है कई बार कैलकुलेशंस काफ़ी बड़ी हो जाती हैं पेपर में। एक तो कैलकुलेशन फाइनेंशियल मैथ्स की है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, और एक कैलकुलेशन ये वाला फॉर्मूला बड़ी कर देता है, अभी तक तो बड़ी कर देता था। तो बेटा लास्ट ईयर ही सीबीएसई ने कहा, लास्ट ईयर ही सीबीएसई ने कहा कि आप इस फॉर्मूले को आसान करने के लिए, ठीक है ना, आप इस फॉर्मूले को आसान करने के लिए ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज कर लो। एक्स बार माइनस मीन को जब आप एस से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई कर दो रूट ऑफ एन माइनस वन से, तो रूट एन भी एक्सेप्टेड है और रूट एन माइनस वन भी एक्सेप्टेड है। हम लोग कौन सा यूज करेंगे, जिसको यूज करने से हमारे क्वेश्चन का कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपके मन में डाउट आएगा सर ऐसे कैसे ये हो सकता है, दो दो फॉर्मूला हो सकता है, मैं देखो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं, आप ये देखिए अप्लाइड मैथ्स 2025, आपके जस्ट सीनियर्स का जो मेन एग्जाम का पेपर है उसका मार्किंग स्कीम है ये वाला। तो आप इस मार्किंग स्कीम में ध्यान से देखें, ठीक है, आप इस मार्किंग स्कीम में ध्यान से देखें, ये वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया था ना, टी वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बताया हुआ है, इन्होंने अलग तरीके से लिखा है, फॉर्मूला वही है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये देखो n है यहाँ पर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर पे n है, और यहाँ पे आप देखो ये n माइनस वन है, तो n माइनस वन भी एक्सेप्टेड है और n भी एक्सेप्टेड है। इन्होंने प्रॉपर नोट मेंशन करके दिया है कि ये फॉर्मूला भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने इस फॉर्मूले से किया है तो उसको भी आप लोग ठीक सॉल्व करके ठीक चेक करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों फॉर्मूले अब सीबीएसई में एक्सेप्टेड हैं, ये यूज करो, ये यूज करो, जिस फॉर्मूले को यूज करने से कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए हम वो यूज करेंगे, ठीक है बेटा, हम वो यूज करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, लेकिन बच्चे एक बात को हम ध्यान रखेंगे, अगर हम इस फॉर्मूले में एस अलग से फाइंड कर रहे हैं, एस यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन आप अलग से फाइंड कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले का ध्यान से यूज करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, और इस बात को अपनी कॉपी में आप बिल्कुल 100% बढ़िया से नोट करेंगे, अगर हम एस वैल्यू फाइंड करने के लिए समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड एन माइनस वन करते हैं, अगर हम एस फाइंड करने में एन माइनस वन करते हैं तो जो टी फॉर्मूला यूज होगा इसके साथ एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय एस मल्टीप्लाई बाय रूट एन होगा। कहने का मतलब है ये दोनों की दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती बेटा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे n है तो वहां पे n माइनस वन होगा, अगर वहां पे n है तो फिर यहाँ पे n माइनस वन होगा, ठीक है। तो या तो ये वाला केस होगा, आइदर ये वाला केस होगा, ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की क्वेश्चन कैसा है, या फिर बच्चे ये वाला केस होगा जो मैं अभी नोट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करके नोट कर देता हूँ, ठीक है जी, इसको हम कॉपी करके नोट कर देते हैं यहाँ पे इधर ऐसे करके, ठीक है जी, ठीक है बेटा, सही हो गया। एक ये इस तरीके से नीचे, नीचे वाले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, यार कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे, 2 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ सी लग रही है, ये भी हट जाएगा। अच्छा, दो दो कॉपी हो गई है, इतनी सारी कॉपी कॉपी हो गई इसलिए गड़बड़ हो रही है ये, है ना, इतनी सब गड़बड़ गड़बड़ हो गई है, अब सही है ये, ठीक है ना बच्चे, अब सही है ये वाली फोटो जाएगी पीछे की तरफ, ठीक है ना, पीछे 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 कैसे लेके जाएं इसको, यहाँ से, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे हमें करेक्शन करनी है, यहाँ पे n है तो फिर यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, अगर हमने यहाँ पर n यूज करा है बच्चे, अगर यहाँ पर n यूज करा है तो यहाँ पर फिर n माइनस वन करना पड़ेगा,
ठीक है, तो एक वो वाला केस है और एक नीचे वाला केस है। दोनों केसेस को आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों की दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती। अगर एक n है तो दूसरे को n-1 होना ही पड़ेगा। ये बात आप 100% ध्यान रखोगे। ठीक है, ये बात आपको 100% ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हो? अच्छा, ये थोड़ा ब्लर ब्लर है यार, पहले बोल देते ब्लर ब्लर है तो ठीक कर देता मैं। देखो अब, देखो अब सही है। अब चेक करो भाई, अब सही है, एकदम ओके हो गया। ठीक है, अब ये ब्लर ब्लर नहीं होना चाहिए, एक बार देख लो, है ना? अब सही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये वाला बात। ठीक है, इस बात को खास हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जरा आप क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक डाउट और है भाई, एक चीज और है कि सर जो टेबल वाला वैल्यू है, टेबल वाला वैल्यू वो कहाँ से आएगा? वो क्वेश्चन में गिवन होगा। टेबल वाला वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा सर। जैसे जैसे आप ये देखो, ये वैल्यू हमें गिवन है इधर, ये वाला वैल्यू, ये टेबल वैल्यू है, ये वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, ये रहा, ये वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये रहा, वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है बेटा, तो ये टेबल वैल्यू है, टेबल वाली वैल्यू हमें गिवन रहती है। टेंशन फ्री होकर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी फोकस करते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन करने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट को रीड करके ये हम डेटा नोट करेंगे, ये 4 वैल्यू नोट करेंगे। इनको यूज करके टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसको टेबल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए भैया स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखो, इन्होंने स्टेटमेंट खुद बना के दिया हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना के दिया हुआ है कि भाई H0 ये है। ठीक है बेटा, H0 ये है और साथ में H1 ये है। स्टेटमेंट यहाँ पर बना हुआ है। H0 ये है, H1 ये है, स्टेटमेंट बना हुआ है। आप इसको नोट कर दो, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे नोट करो सॉल्यूशन। भाई जो H0 है, वो क्वेश्चन ने कहा है कि जो म्यू है वो 200 होना चाहिए। बेटा म्यू यानी कि पॉपुलेशन मीन, तो पॉपुलेशन मीन का वैल्यू हमें दिया हुआ है। साथ में जो H1 है वो क्वेश्चन कहता है म्यू जो है वो 200 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल है, 200 नहीं होना चाहिए। तो ये दो वैल्यू आ गई। अब इन दो वैल्यू के साथ में आप क्वेश्चन को आगे रीड करके एन नोट करो। देखो, सैंपल ऑफ 16 आइटम, सैंपल ऑफ 16 आइटम, तो एन बेटा 16 हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको म्यू 200 नजर आ रहा है, उसको नोट कर दो। जो म्यू है वो 200 है। 16 आइटम से आगे बढ़े तो क्वेश्चन कहता है कि जो मीन है, मीन वो 210 है। तो बेटा वो सैंपल मीन है, तो सैंपल मीन हमें क्वेश्चन कहता है 210 है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भाई एस जो है वो आपका कुल मिलाकर 50 हमें गिवन है। ठीक है बेटा, एस जो है वो हमें 50 गिवन है। तो पहला काम स्टेटमेंट बनाना, वो हमें क्वेश्चन से मिल गया, स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन से मिल गया। दूसरा काम ये वैल्यू नोट करना, हमने क्वेश्चन को रीड करके वैल्यू नोट कर दिया। तीसरा काम टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू फाइंड करना। ठीक है बेटा, तीसरा काम टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू फाइंड करना, टी वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे लिखेंगे टी वैल्यू। ठीक है बेटा, टी वैल्यू हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जहां से हमारा क्वेश्चन का कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इजी कैलकुलेशन करने के लिए आप देखें, रूट ऑफ एन हमें चाहिए या फिर रूट ऑफ n-1 चाहिए। तो n 16 है तो रूट ऑफ 16 इजी है या रूट ऑफ 16-1 इजी है। इन दोनों में से क्या इजी है आप डिसाइड कर लो। अब कहेंगे सर रूट 16 इजी है, रूट 16 4 होता है, तो बात खत्म हो गई। हम रूट n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टी वैल्यू आप नोट करो भाई, x बार में माइनस करो मीन, डिवाइड कर दो s, मल्टीप्लाई कर दो रूट n। तो x बार, बेटा x बार 210 है, मीन हमें 200 गिवन है, s वैल्यू 50 है हमारे पास, साथ में रूट ऑफ n, n वैल्यू 16 है। ठीक है बेटा, n वैल्यू 16 है, ये बातें हमने यहाँ पे नोट कर दी। इनको सोल्व करो, 210 और 200 माइनस करो। 210 और 200 माइनस करोगे तो वैल्यू 10 हो जाएगी, डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई, यहाँ से वैल्यू बनेगी आपके पास 4। 0 0 कैंसिल करने पे आंसर बेटा 4/5, 4/5 0.8 होता है। तो ये आपका वैल्यू आ गया 0.8। ठीक है बेटा, टी वैल्यू कितना आ गया? 0.8 आ गया। यहाँ पे हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज स्टेप 3। स्टेप 3 के बाद इसको टेबल वैल्यू से कंपेयर करना है। ये टेबल वैल्यू 2.1 वाली वैल्यू से कंपेयर करना है। बट उसके लिए, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, नाउ
इस क्वेश्चन का डिग्री फ्रीडम कितना है, डेट इज द वी, डिग्री फ्रीडम कितना है। तो बेटा डिग्री फ्रीडम n-1 कैलकुलेट कर दो, 16 - 1 आप करोगे तो आंसर 15 है ये वाला। इसके साथ में बेटा आपका अल्फा कितना है, अल्फा जरा चेक करो, बट इस अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल, ये यहाँ पे इन्होंने 5% दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस लेवल 5%, डेसिमल नोटेशन 0.05 नोट करेंगे, ठीक है, डेसिमल नोटेशन 0.05। इन दो वैल्यू के बाद में आप टेबल बनाओ, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे टेबल बनाओ, ये ऐसे करके टेबल आ गया हमारा, ठीक है बेटा, ऐसे करके टेबल आ गया। क्वेश्चन बेटा नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, याद है ना, नॉट इक्वल का आंसर लेफ्ट राइट दोनों तरफ होता है, ठीक है ना, नॉट इक्वल का आंसर दोनों तरफ होता है, तो यहाँ पर भी वैल्यू लाई करेगा और यहाँ पर भी वैल्यू लाई करेगा, ठीक है बेटा, जैसे ही हमने बनाया था, ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू दोनों वैल्यू लाई करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये नॉट इक्वल वाला क्वेश्चन है, ये नॉट इक्वल वाला क्वेश्चन है, तो वैल्यू लेस भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, तो नॉट इक्वल वाला दो तरफ वैल्यू आएंगी, ठीक है। इन दो तरफ वैल्यू में आपको शेडिंग करनी है, शेडिंग कर दीजिए, ठीक है बेटा, ये और ये यहाँ पे शेडिंग हो गई, और क्वेश्चन से वैल्यू नोट कर दो 2.131, यहाँ पे माइनस आएगा 2.131, यहाँ पे प्लस आएगा 2.131, ठीक है, ये टेबल वैल्यू हमने कॉपी कर दी। अब जो आपने कैलकुलेट करा, आपने क्या कैलकुलेट करा, 0.8, चेक करो 0.8 कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, चेक करो किधर आएगा, 2.1 और ये 2.1, ये 0.8 बड़ा है, इन दोनों के बीच में आने वाला वैल्यू है या इससे स्मॉलर है। तो आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो यार, इतना तो हमें आता ही है, ये जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा, इधर 0.8 इधर आएगा, इधर है ना, अभी 0.8 इधर आएगा, इंटरवल के बीच में आएगा। तो बेटा इंटरवल के बीच में आने का मतलब है ये एक्सेप्ट वाली साइड पर आया है, ठीक है ना, ये एक्सेप्ट वाली साइड पर आया है, एक्सेप्ट वाली साइड पे आने का मतलब है इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये नल वाली स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये बातें हमें नोट करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लिखोगे बिकॉज, ठीक है, ये सिंपल बिकॉज होता है, बिकॉज जो 0.8 है, ठीक है, जो 0.8 वैल्यू है, इट दिस वैल्यू लाइज बिटवीन, ये वैल्यू इस इंटरवल पर लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन -2.1312 2.131, ठीक है बेटा, ये आंसर इस इंटरवल के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो H0 है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, H0 इज एक्सेप्टेड, और दूसरा भी आपको नोट करना पड़ेगा, H0 एक्सेप्ट है तो H1 रिजेक्ट है, ठीक है ना, H1 इज रिजेक्टेड, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा, कितना आसान है, बस ये वैल्यू फाइंड करनी है, कंपेयर करना है, बता दो भाई एक्सेप्ट रिजेक्ट है, बात खत्म हो गई, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस टेबल में ध्यान रखेंगे, अगर नॉट इक्वल है तो दोनों तरफ वैल्यू, अगर नॉट इक्वल नहीं है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो सिंगल वैल्यू, बात खत्म, ठीक है भाई। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी लेवल क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का पेपर में आता है, छोटा क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स में रहेगा, ठीक है, छोटा क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेगा, बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क्स में रहेगा, ठीक है। अब जैसे आप ये छोटा क्वेश्चन देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है बेटा, तो ग्रेटर देन का मतलब है वैल्यू सिर्फ और सिर्फ राइट वाली साइड पे आएगा, ग्रेटर का मतलब वैल्यू सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे आएगा, दोनों तरफ नहीं आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है, इस बात को आप नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, नॉट इक्वल है दोनों तरफ वैल्यू आएगा, लेस देन है लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू रहेगा, ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड पे वैल्यू रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी आओ फटाफट इस क्वेश्चन को कर देते हैं, ठीक है। तो आप नोट करेंगे भाई, सबसे पहले तो आप नोट करेंगे स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो H0 क्वेश्चन कहता है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 72 होना चाहिए, ठीक है। फिर H1 क्वेश्चन में लिख के दिया है कि चेक करो जरा म्यू 72 से ग्रेटर हो गया नहीं हो गया। फिर इसके बाद स्टेप 2 पे आ जाएंगे, ठीक है ना, स्टेप 2 में सबसे पहले तो पॉपुलेशन मीन हमें 72 पता लग गया, फिर x बार हमें क्वेश्चन को रीड करके पता चलेगा, n हमें क्वेश्चन को रीड करके पता चलेगा, s हमें क्वेश्चन को रीड करके पता चलेगा। तो बेटा सैंपल ऑफ 144 का सैंपल है तो वो n आ गया, 144 सैंपल है,
बेटा ये देखो सिंबल डायरेक्ट बना के दिया इन्होंने, x बार 74 आप लिख दो। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 14 है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे लिख दो, ये 14 है यहाँ पे। ठीक है, चारों वैल्यू आ गई। इन चार वैल्यू के बाद में टी वैल्यू फाइंड कर लो। टी वैल्यू इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मीन डिवाइड बाय एस मल्टीप्लाई रूट एन। 144 का रूट होता है 12, तो रूट एन हम यूज करेंगे। भाई एक्स बार वट इज एक्स बार 74, मीन कितना है 72, एस कितना है 14, मल्टीप्लाई करना है रूट 144। बेटा सब्ट्रैक्शन वैल्यू इज नाउ 2 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई इट इज ओनली 12। तो बेटा 2 इंटू 1 और 2 इंटू 7, सो 12/7। देखो कितना इजी नंबर है भाई, 12/7। 7 का टेबल सबको आता है ना, तो 12/7। यहाँ पे आपको 2 डेसिमल तक गिवन है, आप भी 2 डेसिमल डिवाइड कर दो। 7 इंटू 1 विल बी 7, माइनस करने पे 5 डेसिमल पॉइंट 0। 7 इंटू 7 49 माइनस 1, अपने आप से हमने 0 अप्लाई करा, 1 किया, 7 इंटू 1 7, 1.71 नोट कर दो। ठीक है बेटा, कितना है ये 1.71, वैल्यू नोट कर दो। जितनी यहाँ पे वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से 1.71 आ गया। ठीक है भाई, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। आफ्टर 3 स्टेप आपको कंपैरिजन करना है, बट कंपैरिजन से पहले आपको नोट करना पड़ेगा डिग्री फ्रीडम क्या है, ठीक है ना, एंड अल्फा क्या है। तो 5%, अल्फा हमारा 5% है, 0.05 है। विद डिग्री फ्रीडम n-1 होता है 144 माइनस 1, सो 143 है ये हमारा। अब यहाँ पे टेबल बनाओ आप। ठीक है, टेबल में हमारे पास ग्रेटर देन होने की वजह से राइट हैंड साइड पर आपको वैल्यू नोट करनी है। ठीक है, वैल्यू कितनी नोट करनी है वो वहां पे गिवन है, ये 1.65 यहाँ पे नोट कर दिया। सर ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट 0.05, अरे ये तो ये है ना अल्फा है ना, ये रहा, ये अल्फा लिखा हुआ है अल्फा। ठीक है, ये अल्फा लिखा हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेनी, ये जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू वो नोट कर दो इधर 1.65। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे शेड कर दो, शेड आ गया। अब जरा चेक करो जो हमने वैल्यू फाइंड करी, ये जो हमने वैल्यू फाइंड करी है ये कहाँ आएगी, इस तरफ आएगी या आगे चली जाएगी। आप कहेंगे सर 1.71 1.65 से ग्रेटर है, ग्रेटर ग्रेटर यानी कि इधर आएगी, व्हाइट वाले शेड पे जाएगी। तो भाई अगर व्हाइट वाले शेड पे जाएगी, यहाँ पे ऐसे सर्कल करा मैंने, और ये आंसर यहाँ पर आएगा व्हाइट वाले शेड में, तो ये तो बेटा रिजेक्शन साइड होता है ना, डेंजर साइन होता है ये तो रिजेक्ट करना है। क्या रिजेक्ट करना है, H0 रिजेक्ट करना है। ठीक है बेटा, H0 रिजेक्ट करना है, हो गया कंक्लूजन, बात खत्म हो गई। बस इसको हमें अब नोट करना है, तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से लिख दो आप, बिकॉज 1.71 ये वाला जो आंसर है 1.71 इज ग्रेटर देन 1.65, जो गिवन वैल्यू है उस वैल्यू से 1.71 ग्रेटर है। तो आप क्या करोगे, तो आप H0 को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, आप H0 को रिजेक्ट कर दोगे, डेंजर साइड चला गया है ये। दूसरा स्टेटमेंट भी नोट कर दो, H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया क्वेश्चन, सिंपल एकदम। ठीक है बेटा, पहला स्टेप स्टेटमेंट बनाना, गिवन है तो वेरी गुड, नहीं है तो हम बना लेंगे, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। सेकंड वाला स्टेप, आप वैल्यूज नोट करो क्या क्या गिवन है। थर्ड वाला स्टेप, टी वैल्यू कैलकुलेट करो। फोर्थ वाला स्टेप, ये टेबल बना के कंपैरिजन करना है और इससे पहले ये नोट करना है। और फिफ्थ वाले स्टेप में आपका कंक्लूजन आ जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी इजी। आगे बढ़े, ये देखें आप ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखें आप, द मीन वीकली सेल, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। द मीन वीकली सेल, क्वेश्चन ने कहा कि भाई जो मीन वीकली सेल है, ठीक है ना, मीन वीकली सेल ऑफ द मैंगो कैंडी। बेटा जी मैंगो कैंडी के बारे में बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप इस कैंडी पे फोकस करेंगे, तो मैंगो कैंडी की वीकली सेल की बात हो रही है। और क्वेश्चन ने कहा कि इनका जो मीन है, मीन बेटा, मीन वीकली सेल जो मीन है वो दिया हुआ है 146.3 बेटा। ठीक है ना, 146.3, और आगे लिखा हुआ है पर स्टोर। मार्केट में जितनी भी स्टोर हैं उन सभी स्टोर का जो मीन है वो ये है। ध्यान से रीड करना, बिल्कुल ध्यान से, ये बिगर डेटा है या स्मॉलर डेटा है।
बिगर डेटा पॉपुलेशन, स्मॉलर डेटा सैंपल। ये मीन है, लेकिन कौन सा मीन है ये हमें चेक करना है। तो पर स्टोर, हर स्टोर की बात हो रही है। अगर एक मार्केट में 20 स्टोर हैं तो 20 की 20 स्टोर की बात कर रहे हैं, ये पूरी मार्केट को कवर कर रहे हैं ये, तो बिग डेटा है ये, पॉपुलेशन मीन हो गया ये। ठीक है बेटा, इट इज पॉपुलेशन मीन, यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है, जो पॉपुलेशन मीन है वो है 146.3, ये पॉपुलेशन मीन है। आफ्टर एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन, बेटा इन्होंने एड वगैरह चलाई, ठीक है, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट इन्होंने चलाया, और एडवर्टीजमेंट चलाने के बाद इन्होंने मीन वीकली सेल ऑफ 36 स्टोर चेक करा। बेटा इन्होंने 36 स्टोर्स का मीन चेक करा, मार्केट में जितनी भी स्टोर हैं उनको चेक नहीं करा, सिर्फ 36 को चेक करा। तो अब ये सैंपल पे आ गए हैं, तो एन वैल्यू बेटा 36 है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, जो एन वैल्यू है सैंपल जो है वो 36 है, और उन्हीं सैंपल का आगे जो मीन है, सैंपल का जो मीन है वो 153 है। ठीक है ना, सैंपल का जो मीन है 153 है, जो एक्स बार है 153 है बेटा, 153.7 है बेसिकली, 153.7। ठीक है, इस 153.7 ने स्टैंडर्ड डेविएशन शो करा है 17.2, तो एस वैल्यू नोट करेंगे, एस वैल्यू है 17.2। चार वैल्यू जो हमारा स्टेप 2 होता था वो हमें पहले मिल गया, कोई बात नहीं, एग्जाम में इसको स्टेप 2 में ही नोट करेंगे। ठीक है ना बेटा, एग्जाम में आप इसको स्टेप 2 में ही नोट करेंगे, तो नीचे की तरफ मैंने इसको कर दिया, चारों वैल्यू अपने पास आ गई हैं। अब क्वेश्चन कहता है आप ये चेक करें क्या एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल है, क्या एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन का काम क्या है, मुझे बताओ आप। बेटा एडवर्टीजमेंट कैंपेन का काम क्या है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन का काम है मीन को इंक्रीज करना। एक मार्केट ने एनालाइज करा कि यार मैंगो कैंडी सेल नहीं हो रही है, तो उस सेल को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने एडवर्टीजमेंट कर दी। तो एडवर्टीजमेंट करने का मेन वर्क है सेल इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है बेटा, सेल इंक्रीज होना चाहिए। बेटा अगर सेल इंक्रीज होना चाहिए यानी कि कहीं ना कहीं ये ग्रेटर देन वाली बात हो रही है। अगर ये कहीं ना कहीं ग्रेटर देन वाली बात हो रही है, तो पहली बात जो हम जो टेबल बनाएंगे उसमें राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही रिजेक्शन साइड आएगा। ये बात तो पहली कंफर्म हो गई है क्वेश्चन से रीड करके। अब दूसरी बात जो स्टेटमेंट हमें बनानी है, तो बेटा स्टेटमेंट में आप यहाँ पे लिखोगे, जो पहले H0 हम लोग बनाते थे कि सैंपल मीन जो है पॉपुलेशन मीन के इक्वल है। सिंबल से नहीं लिखना, स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखना है, इस गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। और हम ये कह रहे हैं कि सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन सेम है। बेटा अगर सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन सेम है, तो हमें जो यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है, ये डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं क्रिएट हुआ। इसका मतलब तो ये बनता है, अगर ये सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन सेम है, तो ये जो हमें डिफरेंस क्रिएट दिख रहा है, जो मीन इंक्रीज हुआ है, वो एडवर्टीजमेंट की वजह से नहीं हुआ, कोई और रीजन रहा होगा। अब वो रीजन क्या है वो फोकस नहीं करना, हमें एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, हम यहाँ कह रहे हैं कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये 153 वाला वैल्यू एडवर्टीजमेंट की वजह से नहीं हुआ। अगर एडवर्टीजमेंट की वजह से नहीं हुआ तो यानी कि एडवर्टीजमेंट ने वर्क नहीं करा। ठीक है बेटा, एडवर्टीजमेंट ने वर्क नहीं करा, तो इस सिंबल्स का मतलब यहाँ पे बनता है एडवर्टीजमेंट नॉट सक्सेसफुल। ठीक है बेटा, एग्जाम में स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो एडवर्टीजमेंट इज नॉट सक्सेसफुल, एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल नहीं है। एडवर्टीजमेंट का काम है मीन को बढ़ाना, तो अगर मीन इंक्रीज हो गया है तो एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल है, वरना नहीं है। ठीक है, वरना नहीं है। तो अगर मीन पॉपुलेशन सेम है तो एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल नहीं है। इसके अपोजिट में H1 आप लिखोगे, एक्स बार जो है वो ग्रेटर है म्यू से। सर क्यों ग्रेटर, ये इंक्रीज वाली बात हो रही है इसमें। ठीक है ना, इंक्रीज वाली बात हो रही है इसलिए ग्रेटर। सर हम अगर लेस देन लिखें तो कैसे भाई, लेस देन का मतलब है आप ये लिखना चाह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट ने मीन को गिरा दिया है, तो मीन गिरा थोड़ी है बेटा, मीन तो बढ़ गया है।
आप यहाँ पे भी देख रहे हैं मीन इंक्रीज हो गया है ना, तो ग्रेटर वाला आएगा यहाँ पे, इंक्रीज का मतलब ग्रेटर, और अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल हो गई। ठीक है ना बेटा, एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल हो गई है, एडवर्टीजमेंट का जो काम था, जो पर्पस था, वो उसने कंप्लीट कर दिया, तो स्टेटमेंट रेडी हो गई। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट भी रेडी हो गई और ये भी पता लग गया कि डायग्राम ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनेगा और एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल हो गई है। तो भाई स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टेप 1 यानी कि ये स्टेटमेंट आप बनाओ, स्टेप 2 यानी कि आप ये डेटा नोट करो। तो स्टेप 1 स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, अब इन डेटा को यूज करके स्टेप 3 पे आइए और टी वैल्यू फाइंड करिए। बेटा टी वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, एन यूज करें एन माइनस 1 यूज करें, क्योंकि हमारी चॉइस है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा 36 स्टोर है, 36 तो बेटा रूट 36 सिंपल होता है, हाँ रूट 36 बिल्कुल सिंपल वाला वैल्यू होता है, तो हम इसमें n वाला आंसर यूज करेंगे। तो बेटा x बार माइनस मीन डिवाइड बाय s इनटू में रूट ऑफ n। बेटा वैल्यू नोट करें, x बार 153.7 माइनस म्यू वैल्यू म्यू 146.3 डिवाइडेड बाय s 17.2। ठीक है ना, 17.2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 36। ठीक है बेटा, जो डेटा था यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब जरा माइनस करें, 153.7 146.3 माइनस 7 माइनस 3 4 13 माइनस 6 7, कैरी शिफ्ट किया तो बस 7.4 7.4 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 36 इज 6 डिवाइडेड बाय 17.2। ठीक है बेटा, थोड़ी सी हल्की फुल्की कैलकुलेशन है वो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि पेपर में बिल्कुल सब कुछ इजी हो जाएगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी। सो कैलकुलेशन 7.4 इंटू, अरे 4 है भाई, 4 इंटू 6, ये 44.4 हो गया। 44.4 डिवाइड बाय 17.2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 17.2 बेटा 2.581। ठीक है ना, 2.581 ये आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, 2.581 आफ्टर डिवीजन ये आपका आंसर आ गया। बेटा अब हमारा फोर्थ स्टेप, वो टेबल बनानी है अपने को, टेबल। तो टेबल बनानी है, आपको पता ही है वन साइड टेबल बनेगी, बट उसके लिए हमें नोट करना है अल्फा क्या है। तो बेटा 0.05 है। बेटा अल्फा 0.05 है, डिग्री फ्रीडम क्या है, n-1 होता है, n 36 है यहाँ पर, -1 करने पर ये आंसर 35 हो जाएगा। तो n भी हो गया और v हो गया। n और v के बाद आपको टेबल बनाना है, टेबल बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा टेबल आ गया। इस टेबल में यहाँ पर वैल्यू आएगी जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 1.689। ठीक है, यहाँ पे आपका शेड होगा, ये वाला आंसर शेड वाला रीजन हो जाएगा। अब जरा चेक करो कहाँ आएगा ये, आप कहेंगे सर ये शेड में ही जाएगा, है ना, आप कहेंगे सर ये तो शेड में ही जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2.581, यहाँ पर आएगा सर ये आंसर, है ना, उधर आएगा ये आंसर, तो वहां आएगा, तो उसके हिसाब से लिख दो, बिकॉज 2.581 जो है ग्रेटर है 1.689 से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि H0 को रिजेक्ट कर दिया जाए, H0 को रिजेक्ट कर दिया जाए और साथ में जो H1 है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है बेटा, उसको साथ में एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आप यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिखो, क्या है, स्टेटमेंट का आंसर स्टेटमेंट से फिनिश करो, हेंस वी कंक्लूड। आप क्या कंक्लूड करते हैं बेटा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है, तो जो एक्सेप्ट हो रहा है उसके हिसाब से बता दो बेटा, ये एक्सेप्ट हो रहा है इसके हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट लिख दो। तो H0 आप H1 एक्सेप्ट कर रहे हो, ये वाला कह रहे हो कि ये वाला आंसर ठीक है, अगर ये आंसर ठीक है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट कॉपी कर दो कि हाँ जी एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल है।
हम ये कंक्लूड करते हैं एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल है। ऐसा आपको अपने पेपर में करना है, ठीक है बेटा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। वेरी 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 सिंपल, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जब ये फॉर्मूला वगैरह मार्किंग स्कीम दिखाई थी, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन था, है ना। वो मैं आपको पीवाईक्यू में डिस्कस करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के जब पीवाईक्यू करेंगे तो वो क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन वो वाला उसमें डिस्कस होगा। बट आप समझ लो कि ये कहानी ऐसे है, ठीक है बेटा। आप ये समझ लीजिए कि हमें एग्जाम में कहानी इस तरीके से करनी है, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट इसके हिसाब से बनेगी, वैल्यू के बाद ये वाला आंसर, फिर कंपैरिजन, आंसर फिनिश। अगर स्टेटमेंट वाला आया तो ऐसा, स्टेटमेंट नहीं आया तो ऐसा, या फिर ऐसा, ठीक है ना। यहाँ तो नॉट इक्वल वाला, यहाँ तो एक ग्रेटर वाला, ग्रेटर में ये वाला डायग्राम है, नॉट इक्वल में ये वाला डायग्राम है, ठीक है। और एक ये आपको मैंने करा दिया, इसको हमने रीड करके देखा कि इसमें ये वाला डायग्राम है, वन साइड वाला डायग्राम है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको भी बेटा एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा। सो दिस इज अवर इन्फ्रेंशियल स्टैट्स टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि सारी कहानी आपको समझ आ गई है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। अगली क्लास में, अगली वीडियो में एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।